स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। इस पूरे हफ्ते, इस पूरी सीरीज आपने देखा है, निफ्टी आपके लिए पॉजिटिव रहा है और आज भी अच्छे मूड में दिख रहा है। सेंचुरी लगाकर 19,800 के ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी भी 45,000 के ऊपर आते हुए आपको दिखा है। इस समय 24 अगस्त को हमने देखा था 45,000 के लिए एक अटेम्प्ट आया था और उससे पहले तो खैर काफी नीचे ही थे बाजार। वहां से अब आपने बैंक्स पर भी एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिख रही है और निफ्टी भी आपको अच्छे मूड में दिख रहा है। तो कैसी रहेगी एक्शन, कैसी रहेगी आपकी वीकली क्लोजिंग, कहां पर रखनी है नजर और कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर करना है फोकस, आइए बताएंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है वहां पर डाल देते हैं नजर। पिछले फ्राइडे से शुरू हुई थी रैली और वो अभी तक आपके लिए बरकरार है और 6 दिन की तेजी के साथ अब 19,800 पर निफ्टी आ गया है। लो लगाया था 19,200 का रिसेंटली, वहां से आप देखिए 600 पॉइंट की जबरदस्त रैली बनी हुई है। बैंक निफ्टी यहां पर 300 अंकों का उछाल है। 45,000 काफी समय तक कोशिश करी, इसको तोड़ 45,000 के ऊपर है। इनफैक्ट 45,200 के करीब इस समय ट्रेड हो रहा है। लगातार 10वां दिन है मिड और स्मॉल कैप की तेजी का। नए लाइफ हाइज बन रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को। अभी भी 1% ऊपर मिड कैप, 1% ऊपर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखेगा। पीएसयू शेयर्स में तगड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। पीएसयू इंडेक्स भी आपके लिए नए लाइफ हाई पर है और कुछ पीएसयू बैंक्स हैं जहां पर कल भी हम बात कर रहे थे एक्शन दिखेगा, आज भी आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और ये इन सब के बीच है जब पिछले 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है और आज भी देखें तो ग्लोबल मार्केट का कुछ ज्यादा खास सपोर्ट नहीं आ रहा। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा एशिया दबाव में ट्रेड कर रहा था। यूरोप में आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है। रुपए की हालत थोड़ी सुधरी जरूर है बट हमारे बाजार बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। तो आइए समझते हैं इतने बढ़िया एक्शन का पूरा योगदान और कहां पर रखनी है आपको नजर। एक बार जरा बाजार पर नजर डालिए। ब्रॉडर मार्केट की तो आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है बट अगर आप सेक्टर वाइज देखें कहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। पीएसयू स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, कल भी रियल एस्टेट अच्छे मूवमेंट में आपको दिख रहे थे। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, यहां पर एक्शन आ रहा है। फाइनेंशियल्स यहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट निफ्टी फाइनेंस भी आपको ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी से तो बल्कि थोड़ा बेहतर ही रिटर्न दिखा रहा है। ऑटोज में भी आज अच्छा एक्शन आया और ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन है। सिर्फ फार्मा और एफएमसीजी, आईटी, डिफेंसिव जो है वहां पर योगदान नहीं है, बाकी पूरा बाजार आपको बढ़िया मूड में दिख रहा है। और आखिरी 1.5 घंटे में आप जा रहे हैं डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। मल्टी मंथ हाइज पर कुछ स्टॉक्स है, मल्टी ईयर हाइज पर कुछ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरे अच्छे मामले में बाजार इस समय बना हुआ है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर हो जाती है अब तो। जो हम सुबह बात भी कर रहे थे, सारे लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जो भी हो, हम अपनी चाल पर आ गए हैं और आज एक फ्रेश मूव आपको बाजार में दिख रही है। कैसे दिख रहे हैं सर से? बिल्कुल दीप, बहुत ही मजबूत और अच्छा मूव है। एक्सपेक्टेड है, 2 दिनों तक नहीं था लेकिन आज एक्सपेक्टेड था कि आज ऐसा हो सकता है। तो हमारा जो निफ्टी का टारगेट 19,800 19,885 की रेंज का है, वो उसमें आप पहुंच चुके। तो 2 टारगेट तो 835 हो चुका है। अब 865 और 885 के 2 और टारगेट आगे के आपके लिए है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 45,000 के ऊपर जो अपना टारगेट था कि आप 45,075, 125, 225 और फाइनल टारगेट अब 225 के बाद 300, 350 के बचे हैं जो भी आपके लिए ऊपर के हैं। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात दीप अभी तक है नहीं मार्केट में। नो डाउट लग सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हम थोड़ा इतना तेज़ी से ज़्यादा भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, लेकिन ये भी सोचें कि 6-8 हफ्तों के बड़े कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था 2 दिन से और बैंक निफ्टी ने भी इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद दिया। तो आई थिंक थोड़ी है मजबूती और ये मजबूती रहनी भी चाहिए, रहेगी भी। तो आई थिंक ऑल सेट फॉर 20,000। ऑल सेट फॉर 20,000? G20, अरे क्या बात है। G20 पे 20,000 आज ही हो जाए तो मजा आ जाए। G20 की T20 टारगेट 20 है, 20,000 ये वाला। तो मतलब आज तो थोड़ा मुश्किल है, आज तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा, होना भी नहीं चाहिए, इतनी स्पीड भी ठीक नहीं, लेकिन हम तैयारी है दीप, उसमें कोई डाउट नहीं। और जो हमारे 21,080 के टारगेट हैं इस बुल रन के, वो इंटैक्ट है ही, कोई सवाल कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल मजबूती का टारगेट है। फिर यही कहूँगा, बाकी तो हर रोज़ हर चीज़ बात कर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें दोहरा देनी चाहिए और उसमें दोहराने में एक ही चीज़ है कि बिल्कुल हड़बड़ी और जल्दबाजी पे मतलब आप फैसला मत कीजिए बेचने का। हाँ, पकड़ के रखिए, रोक के रखिए। देखिए, जो तेज़ी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में शुरू हुई थी, ब्रॉडर मार्केट में शुरू हुई थी मार्च के अंत में, जो टचवुड इस बार हम बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ने में कामयाब रहे। फर्स्ट टाइम मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे करियर में पहली बार ऐसा मैंने भी देखा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेज़ी इतनी लंबी हो रही। इस लंबी तेज़ी को हम समझ पाए और उसको छोड़ने की राय नहीं दी। नहीं तो
जून, जुलाई, अगस्त, कितनी जगह कितनी बार सुनने को वाले बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत हो गया के चक्कर में मत पड़िए। जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक वो था ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग दीवार का, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बेचने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक बेचने की जल्दबाजी, तब तक बने रहो। जब तक बेचने का सिग्नल ना आए बने रहो। ये सोचो कि ये बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया, तो फिर वो अगर ऐसे सोचो पूरा नहीं बना पाएंगे। और आप खुद देखो ना, आज फिर मुझे अरमान बता रहे, कौन सा अरमान 20% कौन सा बढ़ गया, मजगांव डोक। अब ये देखो, मतलब ये 800 रुपये अभी था 1 महीने पहले हमारे सामने आंखों के साथ। दिखाओ जरा मजगांव डोक का है 800 रुपये, मतलब 2000 होने में टाइम नहीं लगा। मतलब इस तरह से 2300 रुपये ये लो। सो क्या है, आप क्या करोगे बेच के? और एक बेचोगे सिर्फ इसलिए कि बहुत बढ़ गया, तो दूसरा उससे ज्यादा बढ़ा हुआ खरीदोगे। मई में 800 रुपये था। हाँ, वही तो बोलो, दो महीने में मुश्किल से 800 का 2200 हो गया, 2300 हो गया। जबरदस्त सर। क्या बेच के क्या करोगे? और क्या करोगे? हाँ, कुछ चीजों में आपको लग सकता है फ्रॉड है, वैल्यूएशन ज्यादा है, मत लो ना, ज्यादा मत लो भाई। चलो डर लगता है तो मत लो, लेकिन ऐसे फेंक के चले जाओगे वही पूरा साल भर लग जाता है, 10% रिटर्न नहीं बनता एफडी में, या एक दिन में 8-8, 10-10% आ रहे हैं। तो नो डाउट ये रोज नहीं रहेगी सिचुएशन, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जो थकाएंगे, पकाएंगे, करेक्शन होगा। लेकिन जब बन रहा है तब तो ढंग से बनाओ, ताकि मतलब आप अच्छे समय में इसीलिए तो कमा के बचाते हैं, तब बुरा समय आया तो काम आए। तो ये आपका अच्छा समय जब आपको बनाना है और बचाना है। करेक्ट सर। बुरे समय में काम आएगा। तो मेरा पॉइंट ये कि एक ही चीज कहूंगा दीप यहाँ पे, और ये कि बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, निकलने की हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। अब 500-700 पॉइंट के करेक्शन में अगर कोई निकला होगा तो फिर आज कितना बचता रहा है, उस अगर पिछले 20,000 के, इस 20,000 के भाव में कुछ शेयर छोड़ दीजिएगा, बाकी हर शेयर आपको ऊपर दिखेगा। फर्स्ट टाइम तो ऐसी तेजी बनी जिससे किसी को कंप्लेन नहीं है। इसमें तो नहीं होनी, मेरा शेयर नहीं चला। करेक्ट। अब अगर कोई ऐसा बोलने वाला कि मेरा शेयर नहीं चला, तो वैसा आप तो गलत ही प्रोफेशन में। ट्रू बिल्कुल। या तो आपने बहुत ही कचरा खरीदा है, बिल्कुल, या बहुत ही किस्मत खराब है। बिल्कुल, तीसरी चीज नहीं हो सकती। यस सर, अग्रीड। हाँ, तीसरी चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बने रहें, टिके रहें, डटे रहें, सेलेक्टिवली खरीदें। नो डाउट वैल्यूएशंस देखना भी जरूरी है, एक तरफा तेजी जिंदगी भर नहीं चलेगी, आप हम सब जानते हैं, लेकिन जब तक चल रही तब तक इसको एंजॉय कीजिए। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की राय। इस समय बाजार पर तेजी एंजॉय करिए, जब तक चल रही है फायदा पूरा उठाइए, जल्दबाजी में बेचिए मत, ये आपके लिए क्लियर व्यू आ रहा है। थोड़ी देर में सर से स्ट्रैटेजी भी लेते हैं और बात भी करेंगे डेटा के बारे में। आइए तब तक कुशल, अरमान दोनों से करते हैं बातचीत, समझते हैं इवेंट्स और खबरों वाले शेयर्स। अरमान, आज पहले आप बताइए कौन से इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आईपीओ अपडेट्स की बात करें तो जुपिटर लाइव जिनका आज आखिरी दिन है, जहां पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी अगर आप देखें तो लगभग आपको दिखेगा 18 गुना के आसपास से, उससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 5 गुना से भी ज़्यादा जो है वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। एनआई का हिस्सा अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी लगभग 21 गुना के आसपास जो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ईएमएस जिनका डे 1 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पूरा बढ़ चुका है, 1.6 टाइम्स हो चुका है। रिटेल का हिस्सा 2 गुना से ज़्यादा जो है वहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि क्यूआईबी का अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास का जो है वहाँ पर है सब्सक्रिप्शन। नेटको फार्मा यहाँ पर खबर है, जो पोमलिडोमाइडल जो मामले हैं उस पर कंपनी का बयान आता हुआ दिखा है। कंपनी ने बयान ये दिया है कि इस मामले में उनका जो है इनका क्लैरिफिकेशन ये है कि इस मामले का कोई दम नहीं है। फिनिक्स लिमिटेड यहाँ पर अपडेट है, कंपनी ने पुणे में एक नया मॉल जो है वो खोला है, और ये 12 लाख स्क्वायर फीट का एरिया जो है इस मॉल का, जिसमें इन्होंने नया मॉल जो है खोला है। एनएमडीसी यहाँ पर आयरन और डंप पॉलिसी रेगुलेशन जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, गोवा कैबिनेट में रेगुलेशन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और ब्लॉक डील्स में जोमेटो 26 लाख शेयर और टाटा पावर यहाँ पर बात करें तो 49 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें। और एक खबर आपके लिए आईआरसीटीसी पर भी आ रही है और आई थिंक स्टॉक भी इस पर रिएक्ट कर रहा है। इस खबर थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। एक डिस्क्लोजर अभी आईआरसीटीसी ने डाला है फुल टैरिफ रेट पर केटरिंग सर्विसेज के बारे में। एसेंशली ये कह रहा है कि जितने भी केटरिंग फैसिलिटीज़ हैं ट्रेन्स में, कोचेज़ में, अगर वो फुल टैरिफ रेट पर की गई हैं तो वो आईआरसीटीसी ही इन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा।
IRCTC के जरिए भी अगर आप कुछ बुक कर रहे हैं तो जरिया आपका IRCTC भी होने वाला है। तो किसी भी केटरिंग रिलेटेड या खाने के रिलेटेड मामले की अगर आपकी बुकिंग हो रही है फुल टैरिफ रेट बेसिस पर, तो वो आपकी जो कंसर्न पार्टी है जिसके थ्रू ये होगा, ये IRCTC होगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या। बट कोच ट्रेन बुकिंग पर कंपनी ही केटरिंग सर्विस देगी, ये आपके लिए बात आ रही है। तो कोई अगर आप स्पेशल ट्रेन बुकिंग कर भी रहे हैं तो उसकी जो केटरिंग होगी वो IRCTC के से ही होगी, फुल टैरिफ रेट के बेसिस पर ही होगी। और अगर किसी और वेंडर को भी चाहिए तो उस वेंडर के को बुक करने के थ्रू भी आप IRCTC के जरिए जाएंगे। ये मुझे इस समय समझ में आ रहा है, बट थोड़ी और डिटेल्स इसमें से निकालते हैं। बट अच्छी खबर आ रही है IRCTC के लिए, ये क्लियर है 4% ऊपर है। एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट होगा, खबर बड़ी है, बड़ी खबर है सर, ये बड़ी खबर है। इस खबर का मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि अगर आपको ट्रेन्स में कोई भी केटरिंग सर्विसेज चाहिए किसी भी तरह की, तो जरिया सिर्फ और सिर्फ IRCTC रहेगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा ये कि इससे सपोज मैं डोमिनो हूँ और मुझे ट्रेन में पिज़्ज़ा देना है। हाँ, मेरा कोई कस्टमर है जिसको पिज़्ज़ा चाहिए, बोलता है कि भाई मैं मुंबई से जा रहा हूँ कहीं भी कोटा वगैरह, मुझे सूरत स्टेशन पे पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, करेक्ट। पिज़्ज़ा आपको IRCTC के जरिए देना पड़ेगा। हाँ, यानी कि IRCTC सोल सप्लायर, केटरिंग सप्लायर हो जाएगा इंडियन रेलवे के लिए। तो जैसे अभी क्या होता है, आप डोमिनोज पिज्जा फॉर एग्जांपल आप बुक कर सकते हैं और वो आपको स्टेशन पे डिलीवर हो जाता है। हाँ, वो IRCTC के थ्रू तो आपको, आप डोमिनोज बुक करेंगे बट IRCTC जिसको भी करना है। इसका मतलब ये है कि मोनोपोली, हाँ, केटरिंग सर्विसेज में IRCTC की मोनोपोली हो जाएगी। उसके IRCTC के जरिए ही आपको जो करना है करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है कि कुशल भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी सर, इसमें जैसे मेरा अभी का एक्सपीरियंस था, 3-4 दिन पहले जब मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो मैंने टिकट्स बुक की थी और उसमें नहीं मतलब आई मीन IRCTC के थ्रू ही टिकट्स बुक की थी। तो वहाँ पर जैसे रात का डिनर करना था तो मैं देख रहा था कि उसमें 2 ऑप्शंस थे, एक ई केटरिंग वाला ऑप्शन था और एक पेंट्री कार वाला ऑप्शन था। तो अब ई केटरिंग में काफ़ी सारे जो वेंडर्स हैं वो आ रहे थे, तो अब ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ई केटरिंग के थ्रू IRCTC एनी विच वेज इनको वो कन्वीनियंस फीस मिलती हुई दिखेगी। बहुत खबर बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी खबर है ये मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप PVR में पिक्चर देखने गए, उसके बाहर जो लगा हुआ है उसी से लेना है आपको समोसा, आप बाहर का लेके नहीं जा सकते टाइप्स। करेक्ट सर, आप समझ गया। वैसे ट्रेन में आपको कुछ भी खाना है तो आपको IRCTC के जरिए खाना है। अब इसमें सुविधा शायद ये हो सकती है कि आप खाओ कुछ भी, लेकिन लेना IRCTC से पड़ेगा। करेक्ट। जो भी चीज चाहिए देगी IRCTC, और ऐसे मुफ्त में तो देगी नहीं, कमीशन है ना। तो ये बेसिकली रेलवे ने एक ये IRCTC के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रूल बनाया है। प्लेटफॉर्म IRCTC हो गया आपका, प्लेटफॉर्म फीस ये ले लेगा, समझ गया। बस आपको जो भी चाहिए करना इधर से ही है। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज है ये एक्चुअली, और आई थिंक ये एकदम मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहा है IRCTC, टिकट करने में भी और केटरिंग देने में भी। ये बड़ी मोनोपोली बनती है। ये बड़ी खबर है। इसको ढंग से मेरे ख्याल से एक बार चार्ट्स पे भी रहा है। मेरे ख्याल से 2-1 दिन पहले वागले साहब के चार्ट्स पे भी मेरे ख्याल से आया था IRCTC रिसेंटली आया और है वागले साहब। ये देखिए जरा एक्सपर्ट्स कौन है, शक्ल दिखाइए एक बार जरा। वागले साहब जरा चार्ट्स देखिए, तुरंत प्रभाव से IRCTC का बहुत ही गजब का मूव आ रहा है, 7%। अनिल जी, आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैंने जिक्र किया था और कवर भी किया था 685-690 के आसपास, और वो पैटर्न का इम्पैक्ट अभी आ रहा है। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे, क्योंकि आपने जब बात करने चालू किया, जो खबर डाइसेक्ट करनी चालू की, वहां से ऑलरेडी एक 20 रुपए की मूव आ गई। आई थिंक 730-35 के आसपास बात, अभी 760 के आसपास है। तो ऑब्वियसली इंट्राडे 1-2 दिन का व्यू के हिसाब से लेना नहीं चाहिए क्योंकि काफी बढ़ गया है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न एक पूरा लंबा वाला राउंडिंग हो रहा है। जो 770 के पार ये निकलेगा तो ये 1000, 1100, 1200 तक भी जा सकता है। अगेन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 1-2-3 दिनों का नहीं है, कुछ हफ्तों कुछ महीनों का है। तो वो लिहाज से आपको लेना है तो अभी ले सकते हैं, आपको शायद नीचे भी मिल जाए। लेकिन अगर जिस दिन ये कौन से वीक में 770, 775 के पार निकलेगा तो इसमें एक बड़ा वाला पैटर्न अनफोल्ड होगा। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC जहां पर रखनी है आपको नजर। ये बड़ी खबर आ रही है। आइए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो है बाजार के लिए ये भी एक बार जान लेते हैं। कुशल है हमारे साथ। कुशल, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स।
बिल्कुल दीप, तो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स में तो ऑफ कोर्स G20 समिट अब हमारे सबके रेडार पर है और इसमें सबसे पहले तो आज जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी जी की बायलैटरल मीटिंग होने वाली है G20 के उपलक्ष्य में आगे चलकर, और साथ ही आरबीआई ऑफ कोर्स आज इंक्रीमेंटल जो CRR है उस पर रिव्यू मीटिंग उनकी होने वाली है। तो देखना होगा कि क्या फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से निकल कर आता है। यूनिकम लैब्स यहाँ पर जो ओपन ऑफर इप्का लैब्स ने जारी किया था वो बंद हो जाएगा और साथ ही आईपीओ के लिहाज से जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स का आईपीओ ये आज बंद होगा। कुल मिलाकर इशू साइज लगभग 870 करोड़ रुपए का था। साथ ही 9 सितंबर कल के दिन में 2023 का ऑफ कोर्स जो G20 समिट है वो कल और परसों ये 2 दिन रहने वाला है, सैटरडे संडे, तो इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। साथ ही SBFC फाइनेंस यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा 30 दिनों का। रविवार 10 सितंबर यहाँ पर एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान ये होने वाला है। कॉनकॉर्ड बायोटेक इसका एंकर इन्वेस्टर्स 30 दिनों का खत्म हो जाएगा। और अंत में सोमवार जहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्विंग FY24 के लिए जो सीरीज 2 वाली है वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगी और ये 15 तारीख तक खुली रहेंगी। स्पाइसजेट, कलानिधि मरन और स्पाइसजेट के बीच जिस तरह की आर्बिट्रल अवार्ड को लेकर जो मामला चल रहा है उसके भुगतान के लिए सुनवाई होने वाली है। साथ ही मेघमानी फाइन केम यहाँ पर कंपनी का नाम बदलकर एपिग्रल अब हो जाएगा 11 तारीख से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर इसकी क्लोजिंग से 11 तारीख की क्लोजिंग से एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। जो बोनस इन्होंने जारी किया था उसके बाद ये एडजस्टमेंट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स नया आईपीओ इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो फाइनल देखना होगा। सब्सक्रिप्शन तो ऑलमोस्ट 32 टाइम्स हुआ था, किस भाव पे लिस्ट होता है। कैश स्पेस के टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी और गुजरात गैस यहाँ पर जो डिविडेंड दिया था वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और एडीएफ फूड्स की स्टॉक स्प्लिट की भी एक्स डेट आपको 11 तारीख को रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स आज के लिए जिन पर आपको करना है पूरा का पूरा फोकस। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से G20 से जो तस्वीर आ रही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, ये आपके लिए। और इस बीच उससे पहले एक बड़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग आती हुई दिख रही है, इस पर फोकस करिए। आरबीआई ने ICRR पर पूरी तरह से रोक लगाई, ये बड़ी खबर है और ये बैंकिंग शेयरों के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, इस पर फोकस करिए। ये बड़ी खबर आती दिख रही है जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस लिक्विडिटी, जो 2000 रुपये के नोट बंद किए गए थे उसकी वजह से जो सिस्टम में पैसा वापस आया, उस पैसे की लिक्विडिटी को कम करने के लिए सरकार आरबीआई ने ICRR इंक्रीमेंटल CRR लागू किया था। ये इंक्रीमेंटल CRR वापस से ले लिया जाएगा और इसमें खबर ये आ रही है कि ये CRR 8 अक्टूबर 6 अक्टूबर सो बेसिकली 7 अक्टूबर तक बेसिकली 3 स्टेप्स में कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो कल ही है, 25% कल ही रिलीज हो जाएगा। इसके बाद अगला 25% 23 सितंबर को रिलीज होगा और बाकी का रिमेनिंग 50% 7 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा। तो आरबीआई 3 फेजेस में कर रहा है क्योंकि उनका कहना है कि एक साथ पूरे सिस्टम को हम एक्सेस लिक्विडिटी शॉक भी नहीं देना चाहते। तो 3 स्टेप्स में होगा। पहला 25% कल रिलीज हो जाएगा 9 सितंबर को, दूसरा 25% 23 सितंबर तक रिलीज हो जाएगा और फिर आखिरी के 50% जो बचे हुए हैं वो 7 अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। बड़ा फैसला लिया है रिजर्व बैंक ने, जो इंक्रीमेंटल CRR इन्होंने इंप्लीमेंट किया था वो आपके लिए जाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आपके लिए होता हुआ दिख रहा है और ये बड़ी पॉजिटिव खबर है बैंक्स के लिए। हालांकि जब पॉलिसी आई थी तो थोड़ा सा बैंक शेयरों ने, बैंक निफ्टी ने इस पर नेगेटिव रिएक्ट दिया था कि इंक्रीमेंटल CRR कुछ समय के लिए बढ़ाई गई और लिक्विडिटी की गई, लेकिन आरबीआई ने साफ किया था कि हम इसे 9 सितंबर के पहले हम 8 सितंबर के पहले रिव्यू करेंगे। और आज उस रिव्यू करने की बैठक थी। सब लोगों को उम्मीद ये थी कि ये मेंटेन किया जाएगा, स्टेटस को बनाए रखा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, न बढ़ाया जाएगा। सुबह वरुण जी आप ही थे जो कह रहे थे कि नहीं बढ़ाया जाएगा। हाँ, बढ़ाया नहीं जाएगा उतना तो पक्का था, मेंटेन रह सकता है। हाँ, या आगे पीछे कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, वही हुआ है। अब जरा बताओ क्या हुआ है। तो अनिल जी, इसमें इन्होंने कहा है कि जो, क्योंकि इन्होंने 2000 के नोट, जैसे मैं सुबह कह रहा था कि 2000 के नोट की वजह से एक्सेस लिक्विडिटी हुई थी, उसको सक करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो ICRR जो है उसको लाया था। और इनका अभी यही कहना है कि अब जो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है रिटर्निंग द इम्पाउंडेड फंड्स टू द बैंकिंग सिस्टम अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन। ये इसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि हिंदी में बताओ। फेस्टिवल सीजन को देखते आप तो गवर्नर साहब नहीं, आपको तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ये लिखा है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हम जो भी हमने अमाउंट इंपाउंड किया था, यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास की जो लिक्विडिटी सक की थी, उसको हम चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं। पहले रिलीज करेंगे 9 तारीख को, यानी कि कल 25% के आसपास, 1 लाख करोड़ में से 25% यानी कि 25,000 करोड़। उसके बाद 23 सितंबर को
अगला 25,000 करोड़, और अक्टूबर 7 को करीब जो 50,000 करोड़ के आसपास की बाकी लिक्विडिटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में फिर से दे दिया जाएगा। तो लिक्विडिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम में फिर से आ जाएगी। और देखिए इन्होंने साफ कहा है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, यानी कि यहाँ आरबीआई 2-3 चीज़ें, जैसे कि अनिल जी मैं सुबह भी कह रहा था कि अगर ये रिलीज हो जाता है इसका मतलब आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी कंफर्टेबल है। और फेस्टिवल सीजन को लेके अगर ये कह रहे हैं कि उसके पहले हम इंपाउंड कर दिया अमाउंट जो है वापस दे रहे हैं, यानी कि शायद हो सकता है कि फेस्टिवल डिमांड को लेके भी आरबीआई काफ़ी अपबीट है। इसके लिए चाहते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बनी रहनी चाहिए। डिमांड है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जितनी भी लिक्विडिटी है शायद वो सक कर ली जाएगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ेगा। तो ये महंगाई को कम करने के लिहाज से ये महंगाई को अनिल जी ये कंफर्टेबल लेवल पे है महंगाई के, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इन्होंने ये कदम उठाया। अच्छा, फेस्टिवल तो सीजन फाइनली नहीं, तो फेस्टिवल सीजन के हिसाब से तो उठाए, ठीक है, 7 अक्टूबर तक पूरी कर देंगे। Right. 30 सितंबर तक जितने नोट आने आ जाएंगे, 93% तो आ आई चुके हैं। 7% जो बचे हैं लोगों के पास वो भी जाग जाएंगे, हाँ। या फिर वो आएंगे ही नहीं, जो भी होगा, व्हाटएवर। बट अब वो बड़ा अमाउंट नहीं है। अब बड़ा नहीं है, उद्देश्य तो उस हिसाब से अब ये 7 तक खत्म करेंगे, तो ये मान लिया जाए कि अब 7 तक खत्म, मतलब खत्म, अब वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं होगा। आईसीआरआर जो अब ले लो। वापस नहीं होगा। 45,350 दीप आ गया, आज का फाइनल टारगेट भी आपके बहुत बहुत बधाई सर, बिल्कुल बहुत बहुत स्वीकार करता हूँ। करना ही चाहिए। नहीं ये कॉल बढ़िया थी। नहीं, इसीलिए कि अपने बात ये होती है कि ये आईसीआरआर वाला जैसे अगर कुछ भी आ गया ये पॉजिटिव है, और ये हटाने का बिल्कुल भी प्राइस दिन नहीं था। हाँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले तो लोगों को डर लग रहा था कहीं और बढ़ ना जाए, है ना। हाँ। तो आई थिंक उस एक बार के लिए मार्केट ने रिएक्ट भी किया था। रिएक्शन भी किया था 2-3 दिन पहले जो घटा था ना बैंक निफ्टी के खिलाफ, जो लोग बोल रहे बैंक निफ्टी नहीं चल रहा Wednesday कोई था ना। हाँ, ये डर तो वही लगा हुआ था बैंक निफ्टी। हाँ, 123 पॉइंट जो बैंक निफ्टी नीचे जाके बंद हुआ था 2 दिन पहले। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लैरिटी आ चुकी है आपके पास में, और ये बड़ी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक ये तो डबल सरप्राइज हो गया। हाँ। एक तो बढ़ा नहीं और दूसरा पूरी तरह से हट रहा है। सरप्राइज ये है भाई, सरप्राइज। और इसीलिए आप देखिए कि जोर से बैंक निफ्टी में एक्शन पूरा का पूरा बनता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी भी डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो गजब का एक्शन इस वक्त बाजार में आपको नजर आएगा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया जबरदस्त। और सारे प्राइवेट बैंक्स पे ब्रेकआउट आ रहा है। इस बीच एक और खबर जो आईआरसीटीसी को रिलेटेड है, मेरे ख्याल से अरमान कुछ डिटेल दे रही है। आई थिंक सिर्फ एक हाँ क्लैरिफिकेशन है वो। हाँ। क्लैरिफिकेशन है। ऑलरेडी आई थिंक ये प्लेटफॉर्म तो है बाकी केटरिंग के लिए। अगर आप कोई स्पेशल ट्रेन बुक कर रहे हैं, फुल ट्रेन अगर आप बुक कर रहे हैं, कई सिचुएशंस होती है जहां पर आप पूरी ट्रेन बुक कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, स्पेशल ट्रेन है, उसका एक सिस्टम होता है एफटीआर का, फुल टैरिफ रेट के बेसिस पर ये स्पेशल ट्रेन बुक होती हैं। उन स्पेशल ट्रेन्स में भी केटरिंग सर्विसेज आईआरसीटीसी की होगी, ये है। तो ऑलरेडी जो बाकी प्लेटफॉर्म है वो तो ये लोग कर ही रहे थे। अगर कोई स्पेशल आधार पर ट्रेन बुक की जा रही है तो वहां पर ये मामला भी यहाँ से आया है कि जो अभी हाल ही में एक मिलिट्री वाली जो घटना हुई थी जिसमें ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, उस सिलेंडर पर ब्लास्ट हुआ था, तो ये वहां से आया कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो पूरी की पूरी ट्रेन बुक करवाता है, और वो पूरी ट्रेन बुक कराता, तो उसमें ये फैसिलिटी होती थी अब तक कि आप चाहो तो खुद का बना लो, खा लो, किचन आपको पेंट्री देते Exactly. तो अब ये कहा जा रहा है कि उसमें भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अब ये कहा, तो ये वो फिर बहुत छोटी चीज होगी, फिर उतनी बड़ी नहीं है। ये इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि वो हाँ मामला छोटा हो गया। तो बेसिकली जो समझ में आ रहा है सर, मैरिजेस होती हैं, टूर प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ और स्पेशल जर्नीज होती हैं। हाँ, वो उसके लिए ग्रुप जो जाता है, ग्रुप जाता है तीर्थ यात्रा पे, हाँ, सारे एक साथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बड़े नंबर होता है, पूरी ट्रेन बुक हो जाती है। उसमें होता ही है। उसमें मुझे पता है ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस किया, मैं गया नहीं, लेकिन मतलब मुझे मालूम है पहचान वाले जो ग्रुप में वो पूरी ट्रेन बुक कराते हैं, 4 धाम यात्रा टाइप। एग्जैक्टली। फिर उनमें जो पेंट्री कार होगी उसी के महाराज होंगे, उसी का कुक होगा, वही खाना बनाएगा। जैसे मारवाड़ी लोग जा रहे हैं तो मारवाड़ी खाना बनेगा, गुजराती वाले जा रहे हैं गुजराती, साउथ इंडियन होंगे तो वैसा, वो अपने टेस्ट वाला कुक साथ में। एग्जैक्टली। तो बदलाव ये हुआ कि खाली वही चीज बदली है कि अगर आप ग्रुप बुकिंग में हो तो भाइयों फिर भी आपको आईआरसीटीसी वाली सर्विसेज ही लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ऐसा है। सो ये बदलाव है, तो शायद उतनी बड़ी खबर नहीं जितनी ऑन द फेस ऑफ इट लग रही थी, तो थोड़ी छोटी खबर है, क्योंकि उसका ज्यादा वो हिस्सा आता नहीं है, ये छोटा हिस्सा ही होगा। हाँ, छोटा हिस्सा ही हो गया वो। ठीक है सर, चलिए, बट नॉनदलेस नजर रखिए आईआरसीटीसी पर। खबर का क्लैरिफिकेशन आपके सामने है जो ये आई है। ओके, बढ़ते आगे। हमारे सारे मेहमान हैं, सबका भी करते हैं स्वागत। बैक टू बैक 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, तो सबसे बात करने की का मौका नहीं मिला, बट सारे मेहमान हमारे तैयार हैं। और आई थिंक शुरुआत क्लोजिंग शो की करेंगे हम हिमांशु जी के साथ। उनका बिगुल भी है तैयार, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर।
गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो दीप, पहले तो सुबह आज 9:30 के फोन पर बैंक निफ्टी में 44,800 की कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह दी थी। 500 रुपए तक के उसमें टारगेट सुझाए थे, ओवर अचीव टारगेट्स हो चुके हैं 600 रुपए के ऊपर। 44,800 की कॉल में इस टाइम प्रीमियम चल रहे हैं, तो जबरदस्त मुनाफा वहां पर आता हुआ नजर आया। बैंक्स में ही क्लियर कट ब्रेकआउट है और मेरे रडार पर है फेडरल बैंक, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये बैंक एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा था पूरे बैंकिंग सेक्टर में। जब पिछले कुछ दिनों से एक वॉलेटाइल मूव था, बैंक नीचे थे, तब भी फेडरल बैंक अपना हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बना रहा था और आज वीकली बेसिस पर एक ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक में यहाँ से खरीदारी करके चला जा सकता है। 145 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर जिस तरह का कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है, 152 और 155 रुपए के 2 टारगेट्स फेडरल बैंक में आते हुए नजर आ सकते हैं। यह है आपके लिए फेडरल बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये भी आ रहा है। बैंक्स पर आपको एक अच्छी खासी मूव बनती हुई दिख रही है। चार्ट कॉर्नर चलते हैं कुणाल जी के पास। गुड आफ्टरनून कुणाल जी, बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय आज सवेरे भी दीपांशु मैंने शोभा पर खरीदारी की राय दी थी और उसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखी, दोनों टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए। और अब फिर एक रियल एस्टेट शेयर मेरे रडार पर आ रहा है। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसके चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पहले नीचे के लेवल्स पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना और उसके बाद कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से स्टॉक चल पड़ा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चलें। यहाँ पर 1670 पर 1670 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करनी है। पहला टारगेट होगा 1740 का, 1740 का, इवेंचुअल टारगेट 1780 का। तो 1740 1780 के टारगेट्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय। ये है राय आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टी पर। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। बैंकों की बात चल रही है तो बैंकिंग स्टॉक ही रडार पे आया है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 730 रुपया, 730 रुपया 25 पैसा। 730.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू बैंक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 2 दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखा रहा है और अभी बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 715 720 के पास दिखाई दे रहा है। तो 715 के स्टॉप लॉस से एयू बैंक के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 745 का, दूसरा टारगेट 750 का। 2-3 दिनों का व्यू ले, एयू बैंक के अंदर खरीदारी करें 715 के स्टॉप लॉस से 745 750 के टारगेट्स के लिए। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारे बैंक्स में आपको एक ब्रेकआउट आते हुए दिख भी रहा है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में। आइए विश्वेश जी के लिए भी एक बिगुल, विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारी मोबाइल ऐप पे हमने जस्ट नाउ ये ट्रेड शेयर किया है हमारे सब्सक्राइबर के साथ, सेम लेवल पे चल रहा है। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का 980 का कॉल ऑप्शन जो भी 12 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है, 13 रुपये, इसको 11 रुपये से 13 रुपये की रेंज में अक्यूमुलेट करना है। एग्जैक्ट लेवल्स हमने शेयर किए हैं। 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे और 18 रुपये और 22 रुपये ये 2 टारगेट रहेंगे। मुझे लगता है बैंकिंग में रैली आ रही है और बैंकिंग में समहाउ आप देखोगे तो एक ही स्टॉक ने डोमिनेट किया था लास्ट 2 दिन की रैली को और कहीं ना कहीं मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। यस्टरडे सेशन में जो रैली आई निफ्टी बैंक निफ्टी में वो बिकॉज ऑफ दिस आईसीआरआर के न्यूज़ की वजह से दी थी। अब ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो चले ही नहीं, आईसीआईसीआई नहीं चला, एक्सिस नहीं चला है, एचडीएफसी जस्ट चला है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में अपसाइड है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। तो 980 का कॉल ऑप्शन, 13 रुपये के आसपास एंट्री, 7 का स्टॉप लॉस, 18 और 22 रुपये के टारगेट्स। ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदने 11 से 13 रुपए में, 7 रुपए का स्टॉप लॉस। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, पहले तो आपने ये आईआरसीटीसी अच्छा हुआ करेक्ट कर दिया, क्योंकि अनिल जी लॉजिकली, टेक्निकली, फिजिकली और मतलब किसी भी फिजिबिलिटी से
दुनिया भर के स्टेशन में डोमिनोज, KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये सब अनिल जी मतलब कैसे IRCTC के थ्रू हो सकते हैं? तो मुझे मेरा सेंस नहीं कहता कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हल्दीराम से लेके KFC स्टेशन पे आज के डिफरेंट स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे डिलीवर होता है, वो ऐप के थ्रू सिर्फ IRCTC कैसे कर पाएगा? वो वैसे भी आपने अनिल जी करेक्ट कर दिया तो बेटर था, उसी का झटका था। अनिल जी कमिंग बैक टू मार्केट, अनिल जी पिछले हफ्ते जो बात हुई थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20,000, लार्ज कैप्स और फ्रंट लाइन के बिना ये मार्केट नहीं चल सकती, तो अनिल जी 20,000 की तरफ बिल्कुल अग्रसर हो रहे हैं। और जितने भी अनिल जी हमने स्टॉक्स की बात की, SBI की, मैं कह रहा हूँ गेल, और उसके बाद NTPC जो आपने भी कई बार कवर किया कि मैंने ये भी कहा था कि रोज पूछेंगे तो हम रोज वही स्टॉक्स बोलते रहेंगे। हिंद कॉपर जी फिर बैन में है, बैन में इतना अच्छा मौका देता है वो नीचे आके कि कैश में डिलीवरी उठाओ, मतलब सब स्टॉक्स में जी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी वीक में हम 20,000 भी हो सकते हैं। तो अनिल जी पिछले हफ्ते में 2 स्प्रेड बनाए थे, दोनों प्रॉफिटेबल गए, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब अनिल जी एक निफ्टी का बुल स्प्रेड है और एक स्टॉक का है, तो मैं पहले निफ्टी का शेयर करता हूँ। निफ्टी अनिल जी 19,860 चल रहा है, मतलब बात करते करते भी 30-40 पॉइंट बढ़ा है। तो अनिल जी हमें 19,800 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 130 रुपए, और 20,000 की कॉल बेचनी है, और इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी कोई 50 रुपए के करीब। तो मतलब वर्चुअली मैं 19,850 पे निफ्टी लेके जा रहा हूँ। सेफ कहाँ तक हूँ? इस हफ्ते के लिए 20,200 तक। तो अनिल जी 50 रुपए बुल स्प्रेड पे देने चाहिए हमें। आप दीपांशु से भी सुबह बात कर रहे थे और मैंने मंडे को आपसे बात बोली थी कि अनिल जी इस विक्स पे ये जो ऑप्शन सेलर्स है ना, मतलब दिस इज ए श्योर शॉर्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर। और मैंने आपको बोला था कि सारे मॉडल्स रिटर्न मतलब होंगे, जो भी ये मॉडल बना के बैठे हुए थे कि इसी से पैसे बनेंगे और इतने बनेंगे। और इसमें अनिल जी प्रॉब्लम पता क्या है कि एक आदमी को ना पैसे की आदत पड़ गई है कि मेरे को 1 करोड़ पे 1 टका, 1.5 टका, 2 टका, या मेरे को 2 लाख रुपए आते हैं, उसको 2 लाख रुपए का ही प्रीमियम बेचना है। उसके लिए चाहे वो पास आ जाए, चाहे वो क्वांटिटी ज्यादा करे, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अनिल जी इस विक्स पे मतलब ये महीने में अब ये हर तीसरी चौथी बार जरूर होगा, 2 बार कॉल वाला होगा, 1 बार पुट वाला होगा, और होता रहेगा। तो इसके लिए अनिल जी आपने भी जो सुबह बात बोली वो बहुत बढ़िया थी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले साल आपको बोला कि विक्स 10 पे आ जाएगी, क्योंकि सारा देश यही काम कर रहा है। मतलब कहते हैं जैसे वो बॉर्न होता है कि मतलब ऑप्शन सेलर ही बॉर्न हो रहा है, तो ये सारी चीज भी इस तरह से होगी। दूसरी चीज अनिल जी, तो इसलिए ऑप्शन में अनिल जी तभी मैं कह रहा हूँ रेशियो स्प्रेड। अनिल जी एक और चीज रेशियो स्प्रेड के बारे में बताता हूँ। पहले रेशियो स्प्रेड अनिल जी एक टाइम था क्रेडिट बनता था कि 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, आज हम 30 से 50 रुपए डेबिट दे रहे हैं। अनिल जी ये डेबिट देना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डालेंगे तो आप फंसेंगे और इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप मार्केट से उड़ जाएंगे। तो ये अगर इंडेक्स में काम करना है तो लेने की आदत बिल्कुल डालनी पड़ेगी। आप 1:1 बनाए, 1:2 बनाए, 3 बनाए, गैप ज्यादा रखे, वो सब कुछ है, लेकिन बिना लिए इस मार्केट में काम करेंगे तो शॉर्ट मतलब यू आर सिटिंग ऑन ए टिकिंग टाइम बॉम्ब। तो अनिल जी निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है कि 20,000 के चांसेस इसी वीक में है, लेकिन मैं अनिल जी हमेशा एक कैलकुलेटेड तरीके से प्ले करने की कोशिश करता हूँ ताकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो तो नुकसान नहीं हो। तो 19,800 की एक कॉल लेनी है, 20,000 की 2 कॉल बेचनी है। कॉस्ट है 50 रुपए, 19,850 कॉस्ट है, 19,850-55 ही निफ्टी का स्पॉट चल रहा है। तो इसमें अनिल जी एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा अनिल जी एक स्टॉक की है टाटा मोटर। टाटा मोटर भी अनिल जी मुझे लगता है कि अब ये 675-700 की तरफ जा रहा है। इसमें भी अनिल जी हम बुल स्प्रेड बनाएंगे। टाटा मोटर में 610 की एक कॉल लेंगे और 660 की 2 कॉल बेचेंगे। अनिल जी स्प्रेड 50 रुपए का बहुत बढ़िया बन रहा है। इसकी कॉस्ट है 15 रुपए। अगर 15 रुपए का कॉस्ट है मतलब अनिल जी 610 प्लस 15, 625 रुपए का टाटा मोटर मेरा लॉन्ग हो गया। वर्स्ट केस में दुनिया इधर से उधर नीचे में हो जाए तो 15 रुपए का लॉस, और ऊपर में अनिल जी पूरा ये 720 तक सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी महीने में ये 660-70 हो जाता है तो अनिल जी इसमें जैकपॉट लग जाएगा। लॉट साइज भी अच्छा है, मल्टीपल लॉट्स भी इसमें कर सकते हैं। अब 610, 650, 610, 660, कोई भी अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने चार्ट वार्ट जो डेटा देखते हैं सब, उसके हिसाब से मेरा काम है कि उस स्टॉक में डालना और इस तरह से डालना कि मतलब उसमें अच्छे पैसे बन जाए। तो अनिल जी टाटा मोटर आज हमने सुबह शेयर किया था, बढ़ गया वहां से 7-8 रुपए, लेकिन अनिल जी जब चाल 60-70 रुपए की है तो हमने स्प्रेड बनाना है तो 2 घंटे पहले बनाना है या बाद में बनाने में मतलब कॉस्टिंग में 2 रुपए का फर्क आ जाता है, 3 रुपए का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। तो टाटा मोटर और जो पुराने जितने स्टॉक है, NTPC, ONGC, गेल, हिंद कॉपर, SBI, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में अनिल जी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बिल्कुल रखना चाहिए।
तो ये है आपके लिए आशु जी की तरफ से निफ्टी पर भी बुल स्प्रेड और एक बुल स्प्रेड टाटा मोटर्स और बाकी सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस जो दिए हैं पोजीशंस होल्ड करके रखें, अपडेट आ रहा है। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार और लाइव जुड़ रहे हैं। आज स्टूडियो में तो नहीं है सेठी साहब, बट लाइव जुड़ रहे हैं। आइए करते हैं उनका स्वागत। सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब गुड आफ्टरनून, वेलकम सर। बताएं क्या है आज का प्लान? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी अभी तो सॉरी दीपांशु, अभी तो एक स्टॉक, पहला स्टॉक अभी देता हूँ क्योंकि आज पूरे क्लोजिंग शो में ही हूँ, तो बारी बारी से देता हूँ, फिर दूसरा वाला स्टॉक फिर और नहीं हम तैयार है। नहीं हम तो यार हम दोनों ले सकते हैं अभी। जी मैं देता हूँ। हाँ, ये मतलब बारी बारी से देने वाला या बारी बारी से लेने वाला ऑप्शन हमारे पास है, आपके पास नहीं। हमारी मर्जी तो दोनों एक साथ ले, हमारी मर्जी तो एक साथ बारी बारी से ले लो। बारी बारी से ले लो। ठीक है, पहले स्टॉक की बारी बताए सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। स्टॉक का नाम है JTEKT इंडिया, जो अभी 144 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 160 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 138 रुपए का। ये कंपनी एक लीडर है स्टीयरिंग सिस्टम्स बनाने में और उसके अलावा कई सारे और ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है फॉर द पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। बाकी इस कंपनी को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है बिकॉज ये JTEKT कॉर्पोरेशन जापान की एक कंपनी है, वो इसकी पेरेंट कंपनी है। इसमें 68.33% स्टेक ओन करती है और वो जो कंपनी है वो ग्रुप कंपनी है टोयोटा की, जो वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है पैसेंजर कार सेगमेंट में। इसकी मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, टोयोटा तो है ही है, फिर मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जनरल मोटर्स, इन सबको कैटर करती है। और पिछले क्वार्टर में इन्होंने टाटा मोटर्स में जो अपने सेल्स है उसको डबल किया है। मतलब टाटा हैरियर, टाटा सफारी, उनके लिए कंपोनेंट्स बनाने में, फिर के साथ साथ इनका जो परसेंटेज सेल्स है टू टाटा मोटर्स वो बड़ा है, डबल हुआ है। 5 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हरियाणा में और 1 है तमिलनाडु में। और कंपनी ने केपेक्स किया है रिसेंटली, तो उसका फायदा मिलेगा, नए प्रोडक्ट पे फोकस है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। क्वार्टर 1 में 18 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 15 करोड़ का पैट था। एक लो डेट इक्विटी रेशियो 0.08 है सिर्फ, तो एक लो डेट इक्विटी वाली कंपनी है। बाकी पैट का 3 साल का कैगर रहा है 57%। और मुझे स्टॉक अच्छा लगता है और इसमें जैसे मैंने बताया टोयोटा थ्रू JTEKT कॉर्पोरेशन तो 68.33% स्टेक ओन करती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी भी एज अ प्रोमोटर दिखाई देता है इसमें 5.64% स्टेक, मतलब दोनों कॉम्पिटिटर होने के बावजूद एक कंपनी में एज अ प्रोमोटर है। और निपॉन लाइफ है इसमें 5.9%। मुझे ये स्टॉक में तेजी लग रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी 160 के लेवल्स आने चाहिए, 138 का स्टॉप लॉस के। तो JTEKT इस पर है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से खरीदारी की राय, इस पर रखेंगे नजर। और ऑफ कोर्स सेठी साहब आज हमारे साथ लाइव हैं, तो थोड़ी देर में दूसरी पिक भी लेंगे सेठी साहब के साथ। तब तक हाँ, ये कि सेठी साहब को लगा कि जब भी मैं लाइव होता हूँ तो एक साथ तो ये लेते नहीं है जी, आराम से लेते हैं, बीच बीच में रोक रोक के। तो एक ही तैयार करके जाता हूँ, दूसरा आराम से करने के बाद अनिल जी की स्ट्रेटेजी होगी लंबी चौड़ी, तब आराम से। फिर आशु जी भी हैं शो में, वो भी अपना पूरा टाइम लेंगे, आधा पौन घंटे बाद नंबर आएगा। आज ऐसे ही सब कुछ सोचते थे आप? अनिल जी, फिर आशु मदान जी भी है, पहले ही लेट करवा दिया, 2:30 की जगह 2:35 होंगे। हाँ। और अब तो बीच बीच में आते रहेंगे तो फिर टाइम तो लगेगा नहीं। ऐसे तो हम सरप्राइज देते हैं कभी कभी, ऐसा बीच में, तभी मजा आता है ना। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। तब तक एक कॉल जो आज सुबह वागले साहब ने दी थी, जबरदस्त रही है। PFC सुबह वागले साहब ने कहा था REC PFC दोनों पर रखे नजर, और PFC पर उन्हें ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 285 पर आपको कॉल दी थी, 295 और 310 के टारगेट के लिए 306 का हाई PFC ने बनाया है। और फ्यूचर्स में भी 309। तो वागले साहब फ्यूचर्स में तो ऑलमोस्ट 310 के टारगेट तक ही गया, 11% ऊपर है इस समय PFC। बताएं सर क्या करना है? पहले टारगेट तो हिट है, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है, क्या व्यू है सर PFC पे? दीपांशु, आपका ट्रेडिंग व्यू है तो ऑब्वियसली अभी बुक करना चाहिए, काफी बढ़ गया है। पोजिशनली मेरा मानना है 325-320 तक जा सकता है, लेकिन उसके पहले 5, 7, 8, 10 रुपए नीचे भी आ सकता है। और दीपांशु, इसका जो भी आप क्रेडिट मुझे दे रहे हैं उसका आधा अनिल जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, अकाउंट नंबर वो दे देंगे। मतलब एक इसका मतलब वागले साहब
इन प्रिंसिपल तो आप एग्री हैं कि जो भी क्रेडिट हो अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए, राइट? जो सुबह मेरा पॉइंट था ऑब्जेक्शन, हाँ, कि मैंने कहा इन प्रिंसिपल एग्री तो हो गए, अब आप करेंगे या दीप करेगा ये डिसाइड करना रहा, बराबर है? तो दीप कौन करेगा, कौन करेगा ये जो क्रेडिट? वागिल साहब देंगे, वागिल साहब ही देंगे, वागिल साहब देंगे, 100% कॉल उन्होंने दिया। हम दोनों इस पे एक मत है, देनी आप ही को है। आज दे या 12 EMI कर ले, 36 EMI कर ले, धीरे धीरे दे दे, हर महीने की थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, EMI में देते रहे। चलिए, ये है इस समय मूव। बट आइए, शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शरद जी, एक्चुअली इन्हीं स्टॉक से करते हैं बातचीत, क्योंकि PFC में भी उतना बड़ा ब्रेकआउट है, REC में भी ब्रेकआउट है, पावर स्टॉक्स तो वैसे भी चल ही रहे हैं आपके रोज। क्या व्यू है सर, इतना जबरदस्त मूव आ रहा है और पावर लेंडर्स में भी अब इतना बड़ा पार्टिसिपेशन आ रहा है? देखिए, ये दोनों स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत अबनॉर्मल थी। मतलब आज से एक महीने पहले भी हम लोग बात कर रहे थे तो ये लोग 0.6 0.7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे। PFC की शायद बुक वैल्यू 320 रुपए के आसपास है। सालाना कंपनी अगर डिविडेंड एडजस्ट करके भी आप देखेंगे तो 40-50 रुपए, अगर यही नंबर्स आते हैं जो अभी आ रहे हैं तो भी 40-50 रुपए सालाना बुक वैल्यू में ऐड होगी। 2 साल में आप वन टाइम भी समझ लीजिए ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 400 का भाव होता है। पर मुझे लगता है जिस तरीके की डेवलपमेंट डिस्कॉम्स के लेवल पे हो रही है और जिस तरीके का एडिशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल थर्मल एनर्जी में भी रिक्वायरमेंट आ रही है, और प्लस डिस्कॉम्स की इम्प्रूवमेंट, तो मुझे लगता है कुल मिला के जो NPA का प्रेशर है वो काफ़ी कम होगा और रिटर्न रेशियोज वगैरह भी डिसेंट रहने चाहिए ग्रोथ के साथ साथ। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉसिबल है कि इनको 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिले, तो 400 पे 1.5 मतलब आप 550-600 तक भी ऑप्टिमिस्टिकली जा सकते हो। बट मुझे लगता है 1 टाइम्स तो एटलीस्ट मिल ही जाना चाहिए। तो अभी भी 400 रुपये तक के लक्ष्य PFC में पॉसिबल, और मैं प्रेफरेबली PFC पे ही बैठ कर रहा हूँ क्योंकि PFC में REC की होल्डिंग तो है ही है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको वहाँ मिल जाता है। ओके, तो ये है आपके लिए पावर लेंडर्स, जहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। ओके, आइए, अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी है तैयार, जानते हैं क्या हुआ है उनका इस समय। थोड़ा नर्म है एक्चुअली। डाउ फ्यूचर्स थोड़े खराब हो गए सर, 80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 50 पॉइंट की गिरावट है। यूरोप के बाजार में कमजोरी है। एशिया आज पूरा कमजोर था, इनफैक्ट सॉरी माफ कीजिएगा, पूरा एशिया आपको कमजोर दिख रहा है। तो वीकनेस तो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स है। हमारे बाजार हैं जो लगातार तीसरा दिन ऐसा है जब ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल सारा नहीं है, और तीसरा दिन ऐसा है जब हम पॉजिटिव हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनफैक्ट तो कंजेशन जोन है उसके ऊपर आ चुके हैं। बताएं सर, क्या व्यू है इस समय? दीप, देखिए, इस वक्त मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 19,700 से 19,750 के बीच में। ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। 19,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 81 लाख शेयरों का। 19,800 मेक और ब्रेक लेवल है, हो सकता है इसे भी ना तोड़े हम बचे हुए समय के लिए, भले डाउ फ्यूचर नीचे है, क्योंकि 19,800 के पुट पर 73 लाख शेयर है, कॉल्स में 65 लाख शेयर है। तो 19,865 जाकर आए आप, जो आज का हमारा सेकंड हाईएस्ट टारगेट था 19,865 और फाइनल टारगेट 19,885 का था। तो 885 से 20 पॉइंट से पहले से आप घूमे। तो आई थिंक 19,800 ही आपका होल्ड होता हुआ दिखेगा। मुझे नहीं लगता, अगर 3 बजे के पहले आप 19,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 19,700-750 की रेंज तक फिसल सकते हैं, तब वहाँ पर खरीदारी का बढ़िया मौका बनेगा, डेफिनेटली लेना चाहिए। जिनकी शॉर्ट है वो 19,800 के आसपास भी आधी काट सकते हैं, या पूरी भी काटे तो हर्ज नहीं। बड़ी तेजी और अगर आप उम्मीद करें तो अब 19,900 के ऊपर बनेगी। जब 19,885 पार करके आप टिकेंगे तो 19,900 के ऊपर तेजी बनेगी और फिर वो 20,000 तक आपको लेकर जाएगी, ये ध्यान रखें। क्योंकि आप जो पहुँचे हैं 20,000 लगभग फाइनल टारगेट, इसलिए 19,991 लाइफ हाई आपका 20 जुलाई का, और 19,979 लाइफ हाई क्लोजिंग है। तो उससे 100 पॉइंट दूर रहेंगे आप। सो आई थिंक 19,900 के आसपास आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी और 19,800 आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा। वैसे नीचे जाएंगे नहीं, अगर 3 बजे के पहले नीचे फिसले तो 750-725 और वहाँ पे पक्का खरीदना है। बैंक निफ्टी 45,190 पर है आप। 45,000 आपके लिए लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल है पुट में 38 लाख शेयरों का, वो सपोर्ट का काम करेगा। 45,200 मेक और ब्रेक है, कॉल्स में 30 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है,
और ऊपर में 45,500। तो आई थिंक अब रेंज जो बैंक निफ्टी की, अगर आज आप क्लोजिंग तक 45,000 को नीचे नहीं जाते हैं तो 45,000 45,500 की रेंज में ये कंफर्ट आएगा। खाली एक ही दिक्कत है दी बैंक निफ्टी में कि जो एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, अब इस न्यूज़ के बाद आपको फॉलो बाइंग चाहिए। शॉर्ट कवरिंग हो गई, बैंक निफ्टी की भी शॉर्ट कवरिंग हो गई, निफ्टी की भी शॉर्ट कवरिंग हो गई। अब फ्रेश खरीदारी के दम पे आपको बढ़ना है। इसलिए अगर आपको बचे हुए समय में एक कोई डिप मिले, मौका मिले, समझो 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी आया, समझो 18,750 के आसपास, सॉरी 19,750 के आसपास निफ्टी आया, वहाँ पे एंट्री कीजिए। सिंपल। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स में तो कोई एक्शन दिखे है सर, ब्रॉडर मार्केट भी देखिए अच्छी अपनी तेज़ी बरकरार रख रहा है, रोटेशन वहाँ पर भी है। तो ये है आपके लिए अनिल जी की स्ट्रैटेजी। थोड़ा पॉजिटिव प्राइस इन हो गए हैं, अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा फ्रेश मूव या ट्रिगर लगेगा। बट हैवेल्स पर रखिए नज़र, 6% ऊपर है, ज़बरदस्त मूव इस पर आ रही थी और अभी भी ये मूव बरकरार है। पॉलीकैप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, बट हैवेल्स जैसी मूव इस काउंटर पर अब तक तो आपके लिए नहीं आई है। वागले साहब के पास चलते हैं। आज कॉल्स बैक टू बैक आई रही हैं उनकी तरफ से। एक बिगुल लेते हैं, सुबह तो बढ़िया कॉल्स आई थी। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये आज और कल के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे 2 से 3 दिनों के लिए है। बीपीसीएल में मुझे एक अच्छा पैटर्न उभरते हुए दिखता है। मल्टीपल टॉप ब्रेक किए, बॉटम 340 345 में बना है। स्विंग हाइज 2-3 ब्रेक किए हैं, अभी 363 362 50 के आसपास है। 358 के स्टॉप लॉस से 5 रुपए की रिस्क होगी। मेरा मानना है 375 380 का पहला टारगेट, इवन 390 395 तक जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, लेकिन पैटर्न काफी पॉजिटिव। लंबे समय बाद बीपीसीएल रिकमेंड किया वागले। वागले साहब कितने सालों बाद, ये बताइए। और अनिल जी काफी, हाँ काफी नहीं काफी आपका ऑब्जर्वेशन सही है। काफी समय के बाद ये मेरे रडार पर आया है और इसके पैरामीटर्स बहुत ज्यादा, मतलब ये ऑयल पीएसयूज में मजा नहीं आ रहा है। काफी साइडवेज चल रहे थे पिछले सारे के सारे, अभी काफी टाइम के बाद आ रहा है। आपके बात सही है। डिस्क्लोजर भी पूरे नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, डिस्क्लोजर देना पड़ता है सर, ऐसा नहीं। डिस्क्लोजर दीजिए, पूरा दीजिए। मेरे को मालूम होने से क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से किस किस को मालूम है बीपीसीएल और वागले साहब का क्या कनेक्शन है? डिस्क्लोजर किस किस को मालूम है? हे भगवान, सबको ही मालूम है। अच्छा किसको नहीं मालूम है? शरद सर को नहीं मालूम है, और को नहीं मालूम, और सुमित जी को भी नहीं मालूम। मालूम है। अच्छा सुनील जी को मालूम, तो एक शरद सर को नहीं मालूम है। देना फिर भी फिर तो बनता है। शरद सर को नहीं मालूम है सर, वागले सर। अनिल जी, इतनी पुरानी स्टोरी आप कहाँ मुझे ये उम्र में याद दिलवा रहे हैं? नहीं आप तो यंग है सर, क्या बात कर रहे। तो वागले साहब का अच्छा किसको मालूम है? सबने, जिसने हाथ खड़े किए ना। हाँ जरा कुणाल जी बताइए क्या है। अनिल जी देखिए, ये तो अनिल जी सब जानते ही हैं अनिल जी, जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि वागले जी पहले बीपीसीएल में कार्यरत थे। हाँ। लेकिन एक बात शायद अनिल जी कई बहुत कम लोग जानते होंगे, वो ये है कि वागले जी टेबल टेनिस भी खेलते थे बीपीसीएल में, और वो भी अनिल जी काफी ऊंचे लेवल पर खेलते थे अनिल जी। अच्छा। तो अनिल जी काफी बड़े खिलाड़ी है हमारे वागले जी, और आपको विश्वास न हो तो पूछ लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारे डिस्क्लोजर देते नहीं, ये पता नहीं था। ये तो पहली बार ये भी समझ, ये हमें पहली बार ही पता चला। तो मतलब सामने पार्टनर आप हुआ करते थे कुणाल जी? नहीं अनिल जी, सामने तो अनिल जी जो रहा होगा उसका तो भगवान मालिक है, लेकिन अनिल जी मुझे तो बाद में नॉलेज मिला अनिल जी, वागले जी ने बताया अनिल जी। वंडरफुल, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। तो वागले साहब की तरफ से बीपीसीएल सर 375 और 390 दो टारगेट ना? बिल्कुल परफेक्ट। तो बीपीसीएल पर रखिए नजर, बड़ी मूव आ रही है वागले साहब की तरफ से। आइए सुमित जी के लिए भी एक बिगुल है, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। बाय का स्टॉक रडार पे आया, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया उसका भी भाव चल रहा है 87 रुपीज 50 पैसा, 87 रुपीज 80 पैसा, 87 रुपये 50 पैसे, 87 रुपये 80 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं।
स्टॉक ओवरऑल एक तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक यहाँ से आज और आने वाले दिनों में एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखा सकता है। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 83-84 के पास है, तो 84 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इक्विटास बैंक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 92 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 95 रुपए का। 3-4 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें इक्विटास बैंक 84 के स्टॉप लॉस से 92 से 95 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, खरीदारी करके चलिए, यहाँ पर भी मूव अच्छी आएगी। आइए अनिल जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, बिल्कुल कल के 2000। जी सर बताएं। IEX लंबे समय बाद मेरी यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। 140 रुपये 50 पैसे के आसपास IEX के फ्यूचर्स चल रहे हैं, 140, 50, 141 यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और सारे पावर सेक्टर से जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी शेयरों में गजब का मोमेंटम बना हुआ है और ये भी पीछे रहने वाला नहीं है। पावर स्टॉक का मोमेंटम जो बना है, जिस तरह की डिमांड है, उसका फ़ायदा पावर एक्सचेंजेस को मिलेगा ही। बीच में ये इसलिए दवा पिटा था कि वो जो सर्कुलर आया है मार्केट डीकपलिंग का, जब हमें पिछली बार IEX के टॉप मैनेजमेंट से हमने बात की, मुलाकात की, उनका ये कोई जल्दी होने वाला है नहीं, 1.5-2 साल बाद भी हो गया तो हो गया। तो अभी जो तेजी बनी हुई है पावर सेक्टर में, उसका फ़ायदा तो ये उठाने को तैयार है। और दीप अगर इसका फ़ायदा उठाने को तैयार है नहीं है, इस पर अगर किसी को डाउट है तो मैं एक नंबर आपको बताता हूँ जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा। कल IEX में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हुआ है। अच्छा, हाँ, एक दिन में एक्सचेंज में, तो हाल ही का ये मतलब जो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम कल का हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त वॉल्यूम वापस से लौट कर आ रहे हैं। सर लेवल से तो बात करते थे 3 ओके 144, 147, 150, 155 तो पहला टारगेट तो छोड़ो, वो तो ठीक है, नज़दीक का ही हो गया, पास में आएंगे तो बात करें। 147, 150, 155 और एक बार 147 के आसपास पहुंचे, वहां से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, कॉस्ट पे ले लें या नीचे की तरफ ले लें। तो मतलब ये 4 टारगेट मैंने तय किए थे, 144, 147, 150, 155, ये 4 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 137.50 137 हाफ का आपको स्टॉप लॉस रखना है और इस हिसाब से खरीदारी करनी है। तो IEX एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार होता है। बिल्कुल, और पहले टारगेट के करीब तो तो दूसरे टारगेट को आगे ले लीजिए, 147 के आसपास का टारगेट। आप कह रहे हैं जो डेली वॉल्यूम है वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स में चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बड़ा एक्शन इसमें होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, बड़ा एक्शन आपको IEX में होते हुए दिखेगा। एक मिनट, वो कुणाल जी को धन्यवाद। हाँ, कुणाल जी मुझे धन्यवाद देंगे, मैं क्यों दूं, कुणाल जी देंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ अनिल जी। साथ में अनिल जी, वो तो आप यहाँ है नहीं, वरना अनिल जी आपको अनिल जी पीठ थपथपाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही जबरदस्त आपने कॉल दिया अनिल जी। आज सवेरे भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था और इसमें अनिल जी एक पैटर्न बनाए जिसको 3 राइजिंग मेथड पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिखता है, इसमें एन जैसी आकृति चार्ट पर बनती है। तो अनिल जी इस पर मुझे भी लगता है अनिल जी कि 150 रुपए के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो 150 के टारगेट से बिल्कुल मैं आपके पूरी तरह साथ हूँ, 150 का लेवल इसमें आना चाहिए। 150 तक के टारगेट के लिए साथ है कुणाल जी। आगे के 5 रुपए के टारगेट के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। वो तो कोई बात नहीं, मंडे तक बंसल जी आ जाएंगे। 150 से 155 के लिए उनका सपोर्ट लेंगे। कुणाल जी 150 के ऊपर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। आशु जी है वैसे IEX। आशु जी तो वक्र तीसरा ने तो खुल गया तो क्या होगा। एक मिनट, इसमें हिमांशु जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी हिमांशु जी। यही कहना चाहता हूँ कि चार्ट बहुत अच्छा है, आपने भी बहुत अच्छी कॉल दी, लेकिन इसके लिए आपको बहादुरी पुरस्कार मिलना चाहिए। आशु जी शो पर बैठे हुए हैं और आपने IEX में खरीदारी की सलाह दी। बहादुरी की बात नहीं है, ये थोड़ा भूल जाने वाला स्वभाव है। भूल गया था कि आशु जी बैठे हैं। तो याद रखते हुए कोई करे तो बहादुरी है, मुझे तो याद ही नहीं था। आशु जी अब तो इतना अभी इतना मतलब वो बेर तो नहीं है ना, पुराना प्यार तो कम है, वो मुझे पता है। अनिल जी अभी तो आपने मुझे सिखाया कि भूल जाना चाहिए। हाँ। भूल गया हूं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, आपने कौन सी कॉल की। सो नाइस आशु सर, थैंक यू वेरी मच। आइए, भूल जाने के लिए ही कुछ और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो आपके बड़े काम आते हैं, ऐसा नुपुर बता रही है। और ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में बहुत जबरदस्त तेजी होती दिख रही है, क्यों हो रही है, क्या वो भुलाना चाहते हैं? नुपुर बताइए। कौन सा स्टॉक है? UBL यूनाइटेड ब्रूरीज, जहाँ पे जो कंपनी उन्होंने नए CEO और MD पर नियुक्ति की है, वो भूल जाना चाहते कि उनके पुराने CEO और MD कौन थे और नए अब यहाँ पे जोड़ते हुए दिखे। एक बड़ा रिस्क और बड़ा खतरा था यहाँ पे, क्योंकि फरवरी के महीने में
जो पुराने एमडी और सीईओ साहब थे ऋषि पंडाल साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था और तब से लेके अब तक यहाँ पे सर्च चल रही थी कि कौन ये पोजीशन लेगा। फाइनली नाम सामने आ चुका है, कंपनी ने अपॉइंट कर दिया है विवेक गुप्ता साहब को एमडी एंड सीईओ के पद पर। 25 सितंबर से 5 साल के लिए इनको नियुक्ति मिल जाएगी। जो प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे ग्रोथ को लेकर पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा कि वॉल्यूम्स में ग्रोथ नहीं आती हुई नजर आई थी, मार्केटिंग्स में प्रॉब्लम्स थी, साथ ही साथ कॉस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा था, मार्जिन में दिक्कतें आ रही थी और जो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े थे और कंपनी प्राइस हाइक नहीं ले पा रही थी, उसके चलते काफ़ी कुछ हमने पिछले क्वार्टर्स में आते हुए दिखा था। अब ये माना जा रहा है कि जो नए सीईओ साहब आए उनका जो एक्सपीरियंस है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए हो सकता है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में अच्छा रनअप देखने को मिला है स्टॉक में। इनका अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो पीएनजी कंपनी में लीडरशिप और कमर्शियल रोल में 2 दशक से ज़्यादा का इनका अनुभव है। साथ ही साथ IIM अहमदाबाद से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ली है और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की हुई है। तो ये एक बड़ा एकदम फिट यहाँ पे पोजीशन के तौर पे नियुक्त किए गए। ब्रोकरेजेस भी लेकर इनको पॉजिटिव है। बैंक ऑफ अमेरिका देखे तो मैनेजमेंट में बदलाव से ये भी खुश है। इनका कहना है कि जो अब इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे भी फ़ायदा मिलेगा और अच्छी लीडरशिप से भी कंपनी को आगे चल के फ़ायदा मिलने वाला है। इन्वेस्टिक डोमेस्टिक हाउस ब्रोकरेज हाउस है, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव कमेंट्री आई है। उनका कहना है कि कंपनी ने पिछले 2 महीनों में 2 बड़ी पोजीशंस को भरा है। सेल्स डायरेक्टर साथ ही साथ सीईओ दोनों का फोकस प्रीमियमाइजेशन के पर है और साथ ही साथ प्रॉफिट्स की ग्रोथ पर है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से आते हुए दिखा है। ओके, ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज। इस हफ्ते हमारे एक्सपर्ट्स की भी रेडार पे थे। आई थिंक सुमित जी ने भी इसे रेकमेंड किया था, बिल्कुल पसंद आई थी। एक बार जरा शरद जी से राय ली जाए। शरद जी, सारे लिकर स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, वजह भी बताएं और साथ ही अगर आपको कुछ पसंद है तो वो भी। ब्रॉडली सर ये हो रहा है कि प्रीमियमाइजेशन एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो इंडिया में कैचअप कर रहा है। लगातार हायर प्राइस बैंड्स में जो डिमांड है वो मूव इन कर रही है। तो ऐसे केस में लार्जली होना ये चाहिए कि 5-10 साल तक आप लगातार रियलाइजेशन पर यूनिट में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे और ऑब्वियसली मार्जिन्स भी बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ट्रेंड है जो इंडिया में काफ़ी हद तक जारी रहेगा अगले एटलीस्ट 5-7 साल। तो उसका फ़ायदा इन तमाम कंपनीज़ को मिलना चाहिए। बेस्ट पिक मुझे लगता है मैकडॉवेल है। यूनाइटेड ब्रेवरीज भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। 2026 में लगभग 40 रुपये के आसपास की अर्निंग आ सकती है, 50 का मल्टीपल मिल सकता है, तो 2000 रुपये तक के लक्ष्य इसमें भी हो सकते हैं। बट अगर बेस्ट पिक होनी हो तो मुझे लगता है बड़े स्टॉक्स में मैकडॉवेल और रैडिको, और छोटी कंपनीज में मुझे लगता है ग्लोबल स्पिरिट में जिस तरीके का कैपेक्स साइकिल है वो काफ़ी एक बड़ा बेट हो सकता है आने वाले समय में। ओके, तो बड़ा फायदा हो सकता है। लिकर स्टॉक्स पर रखिए नजर, प्रीमियमाइजेशन स्टोरी है तो स्पेशली वो कंपनीज जो इससे फायदा उठा सकती हैं उन पर करिए फोकस, बड़ी मूव आ सकती है। फिलहाल यूनाइटेड ब्रूअरीज इसके लिए अच्छा एक्शन है और स्टॉक भी आपको अच्छी मूव दिखा रहा है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद हीरो मोटोकॉर्प में आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने 2900 पर एक अच्छा बेस बनाया। आज एक डिसेंडिंग ट्रायंगल से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3100 रुपए की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 2990 का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 3050, 3075 के 2 टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, 3050, 3075 के टारगेट के लिए 2:30 बजे एकमात्र अपनी आज की सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स देने वाले सेठी साहब 3 बजे दूसरी पिक के लिए हैं तैयार। बिल्कुल सेठी साहब, आई होप यू गॉट सफिशिएंट टाइम। बताएं सर। वन बाय वन बोला था, इतनी देर हम पूरा टाइम देते हैं सर, वी गिव इनफ स्पेस, आराम से टेक योर ऑन स्वीट टाइम। जी सर बताएं। अनिल जी, आज की जो मेरी दूसरी पिक है, स्टॉक का नाम है, कई बार मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ, स्टॉक का नाम है स्टोवक्राफ्ट, जो अभी 543 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 570 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 537 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जो कि मेनली कुकवेयर, कुकटॉप्स वगैरह बनाती है और
तीन इनके पॉपुलर ब्रांड्स है। एक पिजन ब्रांड है जो वैल्यू सेगमेंट को कैटर करने के लिए है, फिर एक गिल्मा नाम का ब्रांड है जो सेमी प्रीमियम सेगमेंट के लिए है, और एक ब्लैक प्लस डेकर नाम का ब्रांड है जो प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करने के लिए है। बाकी इस कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया, स्कावा इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है, उसको एक्वायर किया है, और अब ये एलईडी बल्ब्स, ऑक्सीमीटर्स, फिर एमसीबीज, स्विचेस और सॉकेट्स, ये सब प्रोडक्ट्स भी बना रही है, तो वहां पे भी एक जबरदस्त इनका बिजनेस चल रहा है। बाकी एक बहुत ही अच्छा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 79,000 रिटेल आउटलेट्स है, फिर 700 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और इन्होंने अब एक नया मॉडल शुरू किया, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल स्टोर्स का। तो 25 नए आउटलेट्स ऐसे खुले हैं लास्ट क्वार्टर में, और अब ये संख्या बढ़ के हो गई है 77। तो एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है इस सेगमेंट में। बाकी इंटरनेशनली भी देखेंगे तो वॉलमार्ट है, टारगेट है, बेस्ट बाय है, इन सब के स्टोर्स में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, एक लो डेट कंपनी है, 0.32 का डेट इक्विटी रेशियो है, एक अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर देखेंगे तो FY20 में जहां इनका सिर्फ 2 करोड़ का पैट था, वो बढ़ के FY23 में 35 करोड़ का पैट आया। तो इस तरह की एक बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। बाकी अच्छे खासे कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। हाल ही में आशीष कचोलिया जी ने भी 1.75% स्टेक इसमें लिया है। तो इस स्टॉक पे बुलिश हूं, खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 570, स्टॉप लॉस ऑफ 537। ओके, तो शेरी साहब की तरफ से राय। ओ शेरी साहब, आपके टारगेट के तो बहुत करीब पहुंच चुका है, 560 के आसपास तो आ ही चुका है। कोई टारगेट ऊपर का या स्टॉप लॉस रिवाइज करना है तो बताएं सर। अनिल जी, टारगेट भी रिवाइज कर सकता है, 585 590 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी स्टॉप लॉस भी 550 तक का स्टॉप लॉस कर सकता है। ओके, 550 तक का स्टॉप लॉस अब आप कर लें रिवाइज करके। कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड रह तो नहीं कि ना, आपने किचन में पूरा चेक तो कर लिया ना, सारी ब्रांड बोल दी ना आपने स्टोव क्राफ्ट की, मतलब कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने होंगे, वो मैं नाम देना भूल गया हूँगा। ओके ठीक है, रोज सामने दिख नहीं होंगे इसलिए बाकी तो। आइए इस बीच आप सबको एक बहुत बढ़िया तस्वीर दिखाते हैं, जरा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपके सामने आ रही है। आसमान में G20 का ये जो फ्लैग है वो लेकर पैराशूट के जरिए, शायद पैराशूट स्काई डाइविंग कर रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं। हाँ। वाओ, G20 भारत, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें आपके सामने आती हुई दिख रही है। देखिए G20 का पूरा झंडा लिया है हाथ में, और आसमान से ये उतरते हुए, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, गजब। अब जाके पैराशूट खुला है, अब खुला है। यस, तो ये है, ये अच्छा, ये रूस के आसमान में है, 14,000 फीट पर ये है। भारतीय स्काई ड्राइवर्स का बड़ा अनूठा कारनामा ये आप देख सकते हैं, रूस के आसमान में ये हुआ है। आई थिंक वहाँ पर स्काई डाइव करने के लिए गए होंगे। तो ये हमारे आर्मी के विंग कमांडर, सॉरी एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानन यादव साहब हैं, अच्छा, जिन्होंने ये किया है। ओके, G20 के झंडे के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने ये डाइव की है। वाओ, G20 के सैल्यूट है सर, बहुत ही गजब, शानदार। हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए, वाकई में ऊंचा करने के लिए, एकदम 10 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसे। ओके, तो चलिए ये है आपके, और इस बीच बाजार हल्के फुल्के कमजोर होकर नीचे की तरफ आए हैं 19,800 के आसपास। इस बीच किसी का कोई बिगुल है तो जरा मुझे बताएं, और नहीं तो फिर मैं हेवल्स में जो बड़ा एक्शन तेजी का बनता हुआ दिख रहा है उसके साथ। अच्छा सेठिस, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। नहीं अनिल, कहना नहीं है, कैफेडो की पिक आई अनिल जी, तो मैं सोचा दे देता हूँ। अरे बिल्कुल सर, रख के भी क्या करेंगे, दे दीजिए बिल्कुल। सदाबहार सेठिस साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। पहले धीरे धीरे और आराम से देने की वजह से जो थोड़ा गिल्ट कॉन्शियस आ गया था सेठी साहब में, उसको बिल्कुल दूर करने के लिए बैक टू बैक सेठी साहब की तरफ से आ रही है आपके लिए पिक। बताएं सर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, जो आज का F&O सेगमेंट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह, स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया, जो अभी 1755 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। कल सुबह जो मॉर्निंग शो होता है थर्सडे को, उसमें भी मैंने इस स्टॉक को जिक्र किया था। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी, और इस तरह की जो भी कंपनी जो पावर से रिलेटेड केपेक्स को कैटर करती है, सब में एक बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो कमिंस में खरीदारी करने की सलाह करंट लेवल्स पे फॉर अ टारगेट ऑफ 1800, स्टॉप लॉस ऑफ 1740।
कमेंस, अब एफएनओ की तरह की पिक भी आ रही है एक सिटी साहब की तरफ से, कमेंस पर खरीदारी करके चले। फ्यूचर्स के सिटी साहब फ्यूचर्स के लेवल है या कैश के लेवल दिए, बट फ्यूचर्स में लेना है? कैश में दिए हैं, बट Okay. जो ट्रेडर्स है वो फ्यूचर्स में खरीद सकते हैं, कोई बैन वैन में नहीं है, ये स्टॉक बैन में आता भी नहीं है, और बाकी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और हाई प्राइस स्टॉक है, मतलब प्राइस के हिसाब से तो फ्यूचर्स में जो ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं। सर, तो कैश के लेवल्स दिए, बट अगर आप चाहें तो फ्यूचर्स में भी इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। सिटी साहब की तरफ से है राय, इस पर रखिए नजर है हमारी हैवेल्स पर। स्टॉक जबरदस्त तेजी में है और क्या कुछ कारण है, सुबह से अच्छे मोमेंटम में है। आइए एक बार नुपुर से बात करते हैं। नुपुर बताइए आज क्या हो गया हैवेल्स में? बिल्कुल, फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, साथ ही साथ यूबीएस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है हैवेल्स पे। उनका काफ़ी भरोसा है हैवेल्स पे, इनफैक्ट उन्होंने बाय की रेटिंग के साथ 1900 का लक्ष्य दिया है। 30% की अपसाइड वो इस करंट मार्केट प्राइस से देख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी अभी फिलहाल 52 वीक हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यूबीएस का कहना है कि बढ़ते इलेक्ट्रिफिकेशन में हम अपग्रेड्स देख रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं उसके चलते ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए काफ़ी सारी, और इनफैक्ट इस इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी सारी है। कंपनी के पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते क्वालिटी इंश्योर होती है, साथ ही साथ जो कॉस्ट बेनिफिट है वो भी मिलते हुए नजर आते हैं। एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी की पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते यूबीएस एक्सपोर्ट्स पर भी पॉजिटिव है कंपनी को लेकर। मल्टी फॉर्मेट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी का है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही साथ एक से अधिक ब्रांड्स भी है, तो अलग अलग कैटेगरीज में ब्रांड्स जो पॉपुलर ब्रांड्स होल्ड करती है उसमें भी काफ़ी अच्छी पकड़ है कंपनी की, जिससे ग्रोथ को सहारा मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। प्रॉब्लम थी लॉयड बिजनेस के साथ, लेकिन वोल्टास को टक्कर देता हुआ ये वाला सेगमेंट भी अब मार्केट शेयर गेन करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी की रिकवरी की उम्मीद है, और एबिटा लेवल पे देखेंगे तो आपको आने वाले एक साल में लॉयड का कारोबार पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। मार्जिन रिकवरी पर पूरा भरोसा है यूबीएस को, और जो डिमांड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका कहना है कि आने वाले 12 से 24 महीनों में हैवेल्स एक बेस्ट प्ले हो सकता है इस इंडस्ट्री में, वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में बेस्ट प्ले मान के चल रही है यूबीएस, और 1900 का लक्ष्य दिया है जो 30% ऊपर है आज के भाव से। पूरे स्पेस में बेस्ट प्ले दिख रहा है उन्हें? बेस्ट प्ले दिख रहा है। ओके, बड़ा भरोसा है। शरद जी, आपका कोई व्यू सर हैवेल्स पर? यूबीएस को तो बहुत पसंद आ रहा है और इसी स्पेस से अगले हफ्ते एक नई आईपीओ भी आ रही है। क्या राय रखते हैं सर हैवेल्स पर, इस सेक्टर पर? देखिए, सेक्टर के हिसाब से तो मुझे भी लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसी लॉन्ग टर्म हमारी अर्बनाइजेशन की ट्रैजेक्टरी है, राइजिंग पर कैपिटा इनकम की ट्रैजेक्टरी है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ऑब्वियसली रैपिड ग्रोथ मिलनी चाहिए उनको। इसके अलावा लॉयड जो एसी वाला विंग है, मेरे हिसाब से वहाँ भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको एयर कंडीशनर्स में दिखाई देगी, तो उसका भी फ़ायदा हैवेल्स को मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अर्निंग्स में लगभग 20-25% जैसी ग्रोथ आएगी, तो FY26 में लगभग 40 रुपये के आसपास अर्निंग आती है, तो 40-50 का मल्टीपल मिल सकता है इस कंपनी को। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, हो सकता है 1800-2000 रुपये तक के लक्ष्य लॉन्ग टर्म में इसमें पॉसिबल है। ओके, तो ये है आपके लिए हैवेल्स। शरद का भी पॉजिटिव व्यू, स्टॉक पर रखिए नजर, अच्छी मूव आ रही है। सुबह सचिन जी और बागले साहब दोनों की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय भी आपको मिली थी, और स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम में इस समय दिख रहा है। तो चलिए, हैवेल्स यहाँ पर तेजी आपको अच्छी बनती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स पे भी एक मूव आती हुई दिख रही है। चोला इन्वेस्टमेंट, सुबह इसकी भी बात हो रही थी, 3% ऊपर ये भी आया है, तो अच्छे मोमेंटम में ये काउंटर आपको दिख रहा है। बट एक खास स्टॉक है जिस पर करना है फोकस, और वो है कोल इंडिया। यहां पर आपने देखा है लिस्टिंग के बाद की सबसे बड़ी तेजी वाला हफ्ता बनते हुए दिख रहा है। रोज ही हमारे रेडार पर तो रहा है ये, और बड़ी बड़ी तेजी इसमें आती हुई दिख रही है। बट ये हफ्ता आशीष, लिस्टिंग के बाद बेस्ट हफ्ता रहा है कोल इंडिया के लिए, जरा बताइए ऐसा क्या कुछ हो गया इसका? बिल्कुल दीपांशु, सबसे बढ़िया हफ्ता रहा है। एक हफ्ते के अंदर दिग्गज जितना बड़ा स्टॉक है 19% के गेंस देखने को मिले, और आमतौर पर कोल इंडिया की आलोचना होती है कि इसमें रिटर्न्स नहीं बनते, पैसे नहीं बनते, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप इसके चार्ट को डिविडेंड के हिसाब से एडजस्ट करके देखें तो स्टॉक अब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तेजी के ट्रिगर मैं आपको बता दूं कि क्यों ये हफ्ता इतना खास रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो अप्रैल से अगस्त के बीच में उत्पादन में 11% की बढ़त देखने को मिली है, और सडनली अगस्त के महीने में, क्योंकि मानसून थोड़ा सा लेट हुआ, काफ़ी जगहों पर बारिश कम हुई है, इसके चलते गर्मी बढ़ी है, पावर की डिमांड अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर
जो कोयले की मांग है पावर कंपनीज के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर आप उत्पादन के आंकड़ों को भी देखें तो पिछला साल उत्पादन के लिए अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक था, लेकिन ग्रोथ सेम पीरियड यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक अगर 11% की ग्रोथ वो भी अगर आपको हाई बेस पर मिल जाती है तो अपने आप में काफ़ी अच्छा, और माना जाता है कि यहाँ से फाइनेंशियल्स पर भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए पावर कंपनीज के लिए सप्लाई है ये तो ठीक है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत प्राइजेज में आपको कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, डिमांड है तो ठीक है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होती जैसे अगस्त के महीने में हो गया। मेन चीज़ जो है कि अगर आप नॉन पावर सेक्टर को सप्लाई अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले सेम पीरियड में 44% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है, 57 मिलियन टन के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। तो जो नॉन पावर कंपनीज हैं इनकी तरफ से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और ये स्वाभाविक है नॉन पावर कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इंपोर्टेड कोल के मुकाबले कोल इंडिया का कोल तो बहुत ही सस्ता है, 3 गुना तक सस्ता यहाँ पर देखने को मिलता है, सेम ग्रेड सेम क्वालिटी का। इसी के चलते हमने देखा कि यहाँ पर एक बढ़िया बजट है। साथ में एक और चीज़ ये भी है कि ई ऑक्शन का जो एलोकेशन है इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 से 3 बार हमने आपको अपडेट देकर बताया, तो मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिवली ले रहा है, और हो सकता है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं हाई बेस पर भी ग्रोथ आना ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और इसी के चलते आप देखिए कि 19% की तेज़ी पिछले एक हफ्ते में आई है। 19% की तेज़ी पिछले एक हफ्ते में आई है। कोल इंडिया स्टार रहा है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोल इंडिया आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा, बट जिस तरह से ये स्टॉक एक्शन में आया है ज़बरदस्त मूव इस पर बनी हुई है। शरद जी क्या करना है सर कोल इंडिया में? मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स लगभग फ्लैट रहेंगे अगले 2-3 साल एटलीस्ट। तो 35-36 रुपए के आसपास की अर्निंग पे 8-9 टाइम, तो मुझे लगता है 280 पे लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो मुझे लगता है ग्रेजुअली अब आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चालू कर देना चाहिए। ओके, अब प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स आ रहे हैं क्योंकि एक तरफा तेजी रही है। इस हफ्ते ही 19% आपको स्टॉक में रैली भी आती हुई दिखी है। विश्वेश जी एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय दें सर कोल इंडिया। हाँ दीपांशु, मैं भी सर जी के साथ सहमति रखता हूँ। आई थिंक स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया, अगर आप लास्ट वीक का लो देखोगे 228 एंड 30% राइज इन लाइक 2 वीक, मुझे लगता है इमीडिएटली डेफिनेटली अपसाइड है, बट 300 शुड बी द लेवल जहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक शुड फाइंड रेजिस्टेंस अगेन। गिवन द काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस है, चार्ट के ऊपर आप इमीडिएटली डाउन साइड नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे, बट मुझे लग रहा है कि जोन जो है वहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर मतलब नहीं, हमेशा से सेफ स्टॉक रहा है, सूनर और लेटर इट हैज टू कम बैक टू इट्स बिहेवियर। तो चलिए अब प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स आ रहे हैं, बट ज़बरदस्त तेज़ी ये काउंटर आपको दिखा चुका है। आज भी अच्छे एक्शन में 3% ऊपर तो आज भी है। देखते हैं यहाँ से कोल इंडिया की चाल कैसी रहेगी। 280 के ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिखा है। कुछ और काउंटर्स भी हैं कैश मार्केट्स पर रखे नज़र। ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। इरकॉन 9% ऊपर आपको इरकॉन आते हुए दिखा है। IRFC, RVNL, राइट्स ये सारे मूव कर रहे हैं। सेठी साहब एक इरकॉन पर भी राय लेना चाहूँगा। अच्छी मूव इस पर इस समय दिख रही है 134 के लेवल्स पर। इरकॉन जरा देखें सर इसे। सेठी साहब आपसे सवाल था सर इरकॉन और रेलवे स्टॉक्स पर। हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। जी आवाज नहीं आ रही? नहीं रेलवे स्टॉक्स में ज्यादा तेजी चल रही है, और मतलब अगर एक आध दिन कोई थमते भी है तो वापस से चाल आ जाती है, वापस से तेजी हो जाती है। आज भी सभी रेलवे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी तेजी चल रही है, और हमने कई स्टॉक्स नीचे लेवल्स पे आइडेंटिफाई करे, रिकमेंड करें, जैसे RVNL है, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है ये जो इरकॉन है करंट लेवल्स पे भी, हालांकि आज भी 8-9% बढ़ा है, बट इन सब स्टॉक्स को अभी भी रडार पे रखना चाहिए। और किसी दिन जब पूरा सेक्टर ही थोड़ा सबड्यूड रहता है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों ही सेक्टर में, रेलवेज और डिफेंस में। हालांकि अगर 6 महीने पहले से देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव लगेंगे, बट जिस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी भी है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी जिन्होंने निवेश किया हुआ उनको तो होल्ड करना है। बाकी कोई दिन थोड़े सबड्यूड रहते हैं तो वहां पे खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी।
तो ये है आपके लिए इरकॉन, यहाँ पर रखिए नज़र। इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, ये सारे रेलवे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको मूव शानदार आती हुई दिखी है और अभी भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। ग्राफाइट और एचईजी, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी मूव आती दिख रही है। ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी एक्टिव इस समय बने हुए हैं, इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा आज के लिए। बैन से बेनिफिट, आइए एक बार इसका भी अपडेट ले लिया जाए। अब तक तो सीरीज़ के हर दिन कोई ना कोई स्टॉक एंट्री लगाते हुए दिखाए सिंस डे 1। आज क्या बदलाव होंगे, आशीष है तैयार बताने के लिए। 9 स्टॉक्स, डबल डिजिट हो जाएगी? नहीं दीपांशु, आंकड़ा नहीं बदलेगा लेकिन बदलाव होंगे। एक स्टॉक बाहर आ रहा है, एक एंट्री कर रहा है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैंने हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले बताता हूँ बाहर कौन आ रहा है। BHEL है, 77% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 80% से नीचे आ गई, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर एंट्री करने के लिए तैयार हो रहा है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, अभी है 99.06%, बैन में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने स्पॉट की वो कि बलरामपुर चीनी की अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो ये जो कल थी 90.82, ये अब बढ़कर 92.83 होगी, यानी पोजीशंस यहाँ से अगर आप देखें तो बढ़ी हैं। और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, शायद कभी ऐसा स्पॉट नहीं हुआ जहाँ पर बैन में स्टॉक रहने के बाद भी पोजीशंस बढ़े और कोई बैन में होकर बढ़ गई है सर, पेनल्टी दे के बढ़ी है। 5,000 रुपये प्रति लॉट प्रति दिन, वो देने के बाद कोई पोजीशंस बढ़ा रहा है। ये कैसे बढ़ा दी होगी? ये कैसे हो रहा है? जनरली तो ब्रोकर्स अपने वो बैन वाले स्टॉक्स होते हैं उनको डिसेबल लिमिट डिसेबल करके आप, लेकिन कोई ऐसा चाहे तो कर तो सकते हैं, अलाउड तो है ही है आपको। पहले अगर किसी ने ब्रोकर खुद ही अपनी प्रॉप बुक में ही कर लेते क्या करोगे, उसको कौन रोकेगा? और फिर वो पेनल्टी देख के, तो मेरे को लगता है जानबूझ के तो नहीं किया होगा। 5,000 रुपये प्रति लोड की रोज पेनल्टी दे के कौन करेगा? और इसमें कितनी पोजीशन कितनी बड़ी? 2% से 2% बढ़ गई, मतलब मोटी खरीदारी बिकवाली हुई होगी, बड़ी हुई होगी। कोई गड़बड़ वाला ट्रेड हो गया होगा गलती से, नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत हो जाए समझ में आए तो बढ़ी भी बहुत है ना। 2% पोजीशन बढ़ी, इसका मतलब ये कि अच्छी खासी पोजीशन बनी है। एग्जैक्टली। वाह, क्या डेटा लेके आया हूँ, मजा आ गया, नया एकदम नया, रोज कुछ ना कुछ नया। बैन में पहली बार ही पोजीशन बढ़ते हुए देखी है हमने। करेक्ट, कभी भी नहीं सर, कितने टाइम से कर रहे हैं लेकिन स्पॉट नहीं किया कि कभी पोजीशंस बैन में बढ़े। और जैसा कि आपने बताया कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ये तो डिसेबल करके ही रखते हैं, अगर प्रॉप में कोई ब्रोकर करना चाहे या फिर कोई ट्रेडिशनल ब्रोकर है तो वो अलाउ कर देते हैं इसे। चलिए बढ़िया है, गुड, नाइस। ओके, तो कोई बाहर नहीं आ रहा? बाहर आ रहे सर BHEL 77%। BHEL 77% हो गया, बेल आएगा बाहर। 5% तो बढ़ा दिया आपने बाहर आने के पहले। ये तो पहले ही शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। बिल्कुल। और अंदर जाने का चांस? चंबल, कल चर्चा भी हो रही थी, 99% है, बॉर्डर पे जा सकता है। ओके, बढ़िया है, ठीक है। तो भेल बाहर आने की तैयारी में। भेल तो आशीष सर आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है ना भेल? तो अभी भी बिल्कुल है अनिल जी, भेल भी है और एलएनटी भी है, दोनों के दोनों डिलीवरी के लिए। यानी जी कितने टाइम से यही बात हो रही है कि अब एक ऐसी तेजी बनी है कि डिलीवरी वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि आप अगर डेरिवेटिव में ट्रेड करेंगे अनिल ज़्यादा जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो आप डिलीवरी है नहीं तो बिक जाएगी आपकी, तो मतलब फ्यूचर को तो खत्म हो जाता है मंथली उसमें। तो डिलीवरी वाले स्टॉक है अनिल जी, बिल्कुल लेके रखने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अनिल जी देखिए, अगर 40 बढ़ के 10 घट जाए तो उसको आप घटना नहीं कहेंगे। तो मतलब अब जो इन सब में आप पिछले दिनों में देखिए ना, चाहे वो ONGC था, हिंद कॉपर था, NTPC या जितने भी स्टॉक थे, मतलब 3 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो 1 कदम पीछे के लिए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एज लॉन्ग एज रेशियो हमारी 3:1 ये चलती रहे। और अब थोड़ा सा टाइम ऐसा जरूर आया कि थमने वाली चीजें, जब मैं कहता लार्ज कैप से फ्रंटलाइन चलेंगे, इंडेक्स चलेगा, तो थम सकते हैं। टाइम वाइज थोड़ी करेक्शन हो सकती है, बट और किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये है भेल पर राय। पसंद है भेल अभी भी आशीष को? वैसे तो भेल ज़्यादा मुंबई के लोगों को पसंद है। हाँ, और मुंबई में भेल को मतलब जरा हेल्दी स्नैक की तौर पे देखा जाता है। मतलब इसमें तला गला कुछ नहीं होता, आराम से। तो मैं जैसे दिल्ली वाले कौन कौन है? हिमांशु जी हैं, आशु जी हैं और कुणाल जी है। इसके काउंटर में दिल्ली में आपके पास कौन सा खाने पीने वाला स्नैक है जो भेल का मुकाबला करता हो? और कलकत्ता वाले शरद जी को भी बताना है, और कलकत्ता वाले शरद जी की मदद करने के लिए थोड़ा सा एक मिनट में आए, और सेठी जी भी आपकी मदद करेंगे शरद जी, और जय को गुजरात वाला बंदा था। हाँ, अब बताओ आशीष जी, बताओ इसके मुकाबले का होना चाहिए एकदम हेल्दी वेल्दी टाइप वाला।
अनिल जी, कोई दिल्ली में कोई हेल्दी नहीं है, जो हेल्दी स्ट्रीट फूड है और वो बिल्कुल जी आता हूँ कि ना अभी रिसेंटली यहाँ पे तो नहीं जी, ये दो ही स्नैक है, मतलब आपको या तो भटूरे बोल देंगे या समोसे बोल देंगे, वो अब अगर हेल्दी में कितने हेल्दी है आपको पता ही है। पर अनिल जी, अभी रिसेंटली हमारी एक चर्चा चल रही थी, मतलब कुछ लोग मुंबई आए तो उनको किसी ने गाइड किया कि आप यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट फूड खा लो आप कभी बीमार नहीं होते, मतलब पेट खराब नहीं होता। तो मतलब वो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या लॉजिक है। तो अनिल जी, वो लॉजिक है जो वहाँ की पॉल्यूशन बहुत कम है और मिट्टी नहीं है अनिल जी मुंबई में। आप जितने भी स्ट्रीट फूड वाले हॉकर्स हैं या मतलब कभी उनके पास खड़े रहिए, इतना क्लीन उनका होता है। और यहाँ पे तो अनिल जी किसी शॉप पे चले जाओ 1 घंटे बाद मतलब पूरा का पूरा मिट्टी से भरी होती है। तो वो एक चीज है ना, तो अनिल जी इट इज मच सेफर। आप भेल क्या कोई भी चीज मतलब मुंबई की स्ट्रीट फूड खा लीजिए, वो सेफ है और हेल्दी है। ओके, बढ़िया, क्या बात है। वाह जी, उराल जी। अनिल जी देखिए, ये दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है। अनिल जी देखिए, चाट कॉर्नर के होते हुए अनिल जी चाट को भूल गए आशु जी। अनिल जी दिल्ली की तो चाट मशहूर है अनिल जी, चाट से बेहतर स्ट्रीट फूड क्या होगा। और अनिल जी दूसरी एक चीज बताता हूँ आपको, हमने अनिल जी दिल्ली में हेल्दी की परिभाषा ही बदल दी है। यहाँ पर अनिल जी लोगों को हेल्दी कहा जाता है कि अरे वो हेल्दी वाले भाई साहब। तो अनिल जी इस तरह से हमने हेल्दी की परिभाषा बदल दी है। अच्छा, जो मोटा होता है वो हेल्दी। अच्छा, वाह, क्या गजब है। और मैं वही प्रूव करना चाहता, मुझे तो पता, मुझे पूछते तो मैं चाट नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था, प्रूव करना चाहता था कि आप जितना नजदीक समझते हो अपने आशीष जी को, अपने आप आशीष जी उतने नजदीक आपके हैं नहीं, ये आपका भ्रम है खाली। हाँ, ये अभी प्रूव भी हो गया सबके सामने। एक मिनट आशीष, हाँ, कलकत्ता वालों का भी ले लूँ एक बार, शरद जी या फिर विकास जी बताएं सर। अपॉर्चुनिटी दिया जाए अनिल जी, ज्यादा अच्छा है। जी बताइए। सेठी जी कोई बोलने दी। अरे सेठी साहब बोलो। पहले आप हो गए। शरद जी आप बोलो। अरे आप दोनों की ब्याह पे मैं बोलता पुचका। देखो हेल्दी नहीं आता अनिल जी। तो झालमुड़ी होती है। झालमुड़ी, हाँ वो यार, मेरे को लगता है काफी कुछ ये। जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, पुचका जो होता है कलकत्ता का, वो तो हर सिटी में मिलता है ना, मुंबई में पानी पूरी, दिल्ली में गोलगप्पा। बट झालमुड़ी जो है वो जो कंपेयर किया जा सकता है हेल्दी स्नैक के रूप में, काफी प्रचलित है कलकत्ता में। और बाकी वहाँ पे अनिल जी अनहेल्दी तो बहुत कुछ है, घुगनी चाट है, फिर विक्टोरिया बड़ा है, कुछ मैंने आपको केमेक स्ट्रीट पे खड़े होकर टेस्ट करवाया था अनिल जी, आपको याद हो तो हम दोनों ने साथ भूल गया, मैं तो खा पी के भूल जाता हूँ तो। दोबारा जाने की जरूरत है। अच्छा, आशीष सर के बाजू वाली विंडो में है जय, देखते कितना असर होता है, वो भी किसी चीज को हेल्दी अनहेल्दी मानते हैं। जय बताइए। अनिल जी देखिए, अनिल जी मैं तो कहूँगा कि स्ट्रीट फूड में काफ़ी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती है अनिल जी, मैं कहूँगा कि वो हेल्दी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं अनिल जी जो अनहेल्दी है, मगर वो अनिल जी अगर आप खाओगे ना तो टेस्ट इतना अच्छा लगता है अनिल जी उसका कि आपको फील नहीं होगा कि वो अनहेल्दी है। तो नेट अगर आप देखोगे तो हेल्दी हुई सारी चीज़ें अनिल जी, थोड़ा वो जो अनहेल्दी हो, जो ज़्यादा तला हुआ, वो अगर आप लिमिट में खा लो। बाकी अनिल जी बहुत सारी स्टीम चीज़ें मिलती है, जैसे मोमोज हो गया, ढोकला हो गया अनिल जी, कितना ये सारी स्टीम चीज़ें, तो आई डोंट थिंक वो अनहेल्दी है। कुछ ऐसा आपका, हेलो एक मिनट बाबा जयदेव, ज्ञान नहीं चाहिए, खाली एक ऑप्शन पूछा था कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, खाने के लिए पूरा माहौल बना दिया, कुछ भी खाओ सब हेल्दी माना जाएगा। चलिए, इससे बढ़िया है जय को बुलवाना ही है तो फिर बिगुल के बाद ही जय का जैकपॉट। माफ कीजिएगा जय, कैश का ऑप्शन बताएं। जी अनिल जी, ओवरऑल अच्छी एक तेजी देखने मिली। अनिल जी मॉर्निंग में एक छोटी सी डिप में एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने कहा था कि 201 पॉइंट का आपको करेक्शन सेंसेक्स में आते हुए देखने मिल सकता है, और तभी अच्छा 150 पॉइंट का फॉल भी आया था, और वो कॉल पुट ऑप्शन 109 वाला हमने 190 होते हुए देखने मिला। फिर एक अच्छी अपमूव आज मार्केट में फिर से एस्टैब्लिश हुई लोअर लेवल से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से 19,850 का आप कॉल ऑप्शन निफ्टी का ले सकते हैं, आपको मिलेगा अभी 76 के आसपास अनिल जी। तो 76 पर खरीदे, 19,850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। कोई ऐसे ओवरऑल रिवर्सल के अभी भी इंडिकेशन है नहीं मार्केट में।
ऊपर की तरफ अनिल जी डेफिनेटली जो प्रीवियस हाइज है लगभग 19,990 से 20,000 के आसपास के, वही अब स्ट्रेट अवे रेजिस्टेंस है। बिफोर दैट कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। इनफैक्ट 19,750-800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो इसे खरीदे 76 के आसपास। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट कैन बी प्लेस्ड एट 34 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर में 109 रुपये से लेकर 132 रुपये तक देखने मिल सकता है। 109, 132 ये दो टारगेट्स के लिए 19,850 का कॉल खरीदे। 14 सितंबर की एक्सपायरी। ओके, निफ्टी 19,850 की कॉल अगले हफ्ते की एक्सपायरी पर। यह है जय की तरफ से उनका कैश का ऑप्शन। चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बढ़िया लेवल्स पर क्लोजिंग के लिए तैयार। 19,800 के ऊपर निफ्टी, 45,200 के आसपास बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट अच्छे मूड में, बट ग्लोबल मार्केट्स में उतना खास एक्शन नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 70 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक नीचे। इससे पहले इस पूरे हफ्ते हर दिन हमने नैस्डैक में गिरावट देखी है शाम को अमेरिका में। यूरोप में भी कमजोरी है, कच्चा तेल मजबूत है। रुपया बस एक अच्छा पुल बैक, एक अच्छी चीज़ आज की रही है, रुपया अच्छा पुल बैक दिखा रहा है। 29 पैसे का पुल बैक रुपये में रहा है। क्या करके जाना है सर? दीप देखिए, दो तरीके हैं आपके पास। या तो अगर आप तेजी की पोजीशन को कैरी करना चाहते हो तो एक कंडीशन पे कि अगर 100-125 पॉइंट नीचे सोमवार को खुले तो आप और खरीदेंगे, नहीं कि स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचेंगे। यानी कि 19,700-725 आपके लिए अच्छा मजबूत सपोर्ट रहेगा। दूसरा तरीका ये कि आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 19,700 के पुट के साथ आप होल्ड करके चले जाए। तीसरा, अगर खरीद कर जाना चाहते हैं फ्रेश, क्योंकि आप थोड़ा सा जो डाउन में कमजोरी आई है वो आपने हल्के फुल्के डिस्काउंट किए, तभी आप 19,865 से 19,800 आए। तो 65 पॉइंट आपने कम इसीलिए किया है। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे 45,350 से 45,100 के आसपास तक आए थे तो आप इसीलिए आए। तो हल्का फुल्का डाउ का कमजोरी वाला मामला हमने डिस्काउंट किया है। फिर भी अगर समझो डाउ कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप सिंपल एक काम करिए, जो पोजीशन है उसे होल्ड कर लीजिए। 45,000 या 44,800 का पुट खरीद लीजिए बैंक निफ्टी पर, और 19,700 का पुट खरीद लीजिए निफ्टी पर, और अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो शॉर्ट जिनकी पोजीशन है उन्हें वो 20,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, 45,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। फ्रेश पोजीशन लॉन्ग की बनाना चाहते हैं तो इस कंडीशन पे बनाएं कि अगर आज 45,000 है, 45,000 या 44,800 के रेंज में बैंक निफ्टी नीचे मिलेगा तो और खरीदेंगे, 19,700-725 पे मिलेगा तो और खरीदेंगे। इस हिसाब से अपनी पोजीशन लॉन्ग बनाई रखी जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हेज के साथ, और लेवल्स आपके सामने रखती हैं। बिगुल, एक पहले हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। रियलिटी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, अच्छे ब्रेकआउट्स हैं। कैश सेगमेंट का एक स्टॉक कोल्टे पाटिल यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 485 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 3-4 रुपए का पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 470 रुपए के नीचे का। अपसाइड में 510 और 525, ये दो टारगेट मुझे लगता है मंडे के सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट्स पर एक पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक बंद हो रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए कोल्टे पाटिल। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। जय बताएं। पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस पर हमने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी हुई है, दैट इज अ बुल कॉल स्प्रेड, और मैं ये दे रहा हूँ फ्यूचर्स में। ये खरीदना है चोला फिनांस फ्यूचर्स 89,1180। इसका ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके प्रीवियस हाइज निकल जाएंगे 1216.50 के जो है, दैट वुड बी टेकन ऑफ। और इसके जो टारगेट्स डीप निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी बियॉन्ड दैट, इट विल बी 1225, 1225। दूसरा टारगेट लगभग 1255 तक का आपको देखने मिलेगा। सो 1225, 1255 ये दो टारगेट्स के लिए चोला फिनांस फ्यूचर्स खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस दीपांशु नीचे की तरफ लगाना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 1157। तो 1157 का फ्यूचर्स पर एक स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 1225, 1255 ये दो टारगेट्स के लिए चोला फिनांस को खरीदें।
है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर करनी है खरीदारी। पीवीआर आइनॉक्स, सुबह भी इसकी बात हो रही थी, कल भी रेडार पर था और बड़ी रिलीज आ गई है वीकेंड की। एक बार अपडेट ले लेते हैं कुशल की, किस तरह के नंबर्स की बात चल रही है। कुशल, वैसे तो बढ़िया टाइम चल रहा है इनका, सारी रिलीजेस भी अच्छा कर रही है, इस वीकेंड के लिए क्या कुछ बातें हो रही हैं? देखिए, कल ही रिलीज हुई है जवान, शाहरुख खान की, और अब तक की सबसे बड़ी हिंदी ओपनर फिल्म बनने को तैयार है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। डे 1 पे कलेक्शन एक्सपेक्टेड 75 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है भारत स्तर पे, जिसने पहले जो पठान थी वो करीबन 57 करोड़ रुपए इन्होंने नेट कमाए थे। अब तक लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा एडवांस बुकिंग्स हो चुकी है टिकट्स की, और साथ ही हैदराबाद के एक फूड ब्लॉगर ने तो यहाँ पर पीवीआर का एक पूरा थिएटर भी बुक कर डाला है। तो जाहिर सी बात है कि जो फैन फ्रेंजी है, शाहरुख खान फैंस हैं, और खासकर अगर आप मास अपील जो देखें यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है जवान मूवी के लिए, और ऑफ कोर्स पीवीआर के लिए तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात होती हुई दिख रही है, क्योंकि अगस्त महीने में ही इन्होंने 532 करोड़ का रिकॉर्ड इंडिया लेवल पर ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। कितना? 532 करोड़ 532 अगस्त महीने में ही। अगस्त महीने में जबरदस्त रहा है, और इसकी ओपनिंग भी आप कह रहे हैं 75 करोड़ 75 करोड़ नेट, सबसे हाईएस्ट। जबरदस्त। और फिर वीकेंड पर तो और नंबर्स बढ़कर ही आते हैं, तो देखते हैं। पीवीआर आइनॉक्स एक शानदार परफॉर्मेंस की यहाँ पर उम्मीद है, ये वक्त अच्छा चल रहा है थिएटर कंपनीज के लिए। आइए क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं, और बढ़िया हफ्ता रहा है पूरे बाजार के लिए, बढ़िया सीरीज अब तक रही है हमारे लिए, और एक और अहम लेवल के ऊपर आप क्लोजिंग के लिए तैयार। 19,800 निफ्टी, 45,175 पर बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है। टॉप गेनर आपके आज कोल इंडिया की तरफ से बढ़िया योगदान एक बार फिर से। ऐसे इस हफ्ते आई थिंक 3 बार ऐसे रहा है जब कोल इंडिया आपका टॉप गेनर है क्लोजिंग पर। एनटीपीसी का भी पूरा योगदान रहा, दोनों ही पीएसयूज में अच्छी खरीदारी रही, और तीसरी कंपनी थी बीपीसीएल। तो टॉप 3 तीनों की तीनों पीएसयू कंपनीज आज आपके गेनर्स लिस्ट में। टाटा मोटर्स, एलएनटी हमारा हफ्ते की शुरुआत में था, भी बड़ा ऑर्डर आ रहा है इनके जरिए, और इस हफ्ते शानदार मूव आपको एलएनटी ने दिखाई, 2900 के ऊपर बंद हो रहा है। हमारे लिक्विडिटी लेवल से ऑलमोस्ट 200 रुपए की तेजी बनी है। अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी दिग्गजों ने आज बाजार को सहारा देने की कोशिश की है। गिरावट में अल्ट्राटेक 1% की कमजोरी, आइशर, आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा और टीसीएस, यहां से थोड़ा कम योगदान आपको दिखा। बट वायदा कारोबार में भी जबरदस्त एक्शन बना हुआ है, 12.5% की तेजी आपने पीएफसी पावर फाइनेंस कंपनी में देखी है। आरईसी ज्यादा दूर नहीं था, 10% की तेजी इसमें भी आई है। हैवेल्स में 6% का उछाल था। चोला इन्वेस्टमेंट जिसकी जय भी बात कर रहे थे, आईईएक्स एलजी के रेडार पर आ गया है। श्रीराम फाइनेंस, आईओसी, कॉनकॉर, हिंदुस्तान कॉपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, आईआरसीटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीआईसीआई प्रू, इस पर भी अच्छी गेन्स आई हैं। वीकनेस आपको चंबल फर्टिलाइजर में देखी है, ग्लेनमार्क, बलरामपुर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, कोरोमंडल, आरबीएल, ग्रैन्यूल्स, पेज इंडस्ट्रीज, एसीसी और जेके सीमेंट में। कैश मार्केट में आइए, जबरदस्त एक्शन यहां पर भी ढेरों स्टॉक्स ने आपको दिखाया है। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड एक बार फिर से मूव थे। जय का बॉम्बे बर्मा 15% ऊपर आपको बंद होते दिख रहा है। सोभा में आपने 10% की तेजी देखी है। इरकॉन, आईआरएफसी राइट्स में अच्छा एक्शन था। शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग अच्छी मूव थी। बीएसई 6.5% ऊपर, ये काउंटर भी था, तो इस पर भी जबरदस्त एक्शन आपने बनते हुए देखा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, हैवकॉप भी अच्छा मूव कर रहा था, तो बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनते दिखा। और बीएसई इस पर रखिएगा नज़र। इसी हफ्ते हमने मैनेजमेंट से भी बात करी थी, और सर ने बताया भी किस तरह से उनका वॉल्यूम्स और बढ़ाने का प्लान है। ऑलरेडी अच्छे वॉल्यूम्स उनके हुए ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेड में आ रहे हैं, और वहाँ पर भी इनका फोकस है। तो बढ़िया एक्शन रहा अनिल जी। और कुछ स्टॉक्स जो इस हफ्ते हमारे रेडार पर है, यूजुअली भी हमारे रेडार पर रहते हैं, उनके लिए तो और भी अच्छा हफ्ता रहा है। बिल्कुल शानदार आज का एक्शन भारतीय बाजारों के लिए, जहाँ कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लाइफ के हैं, उनके नज़दीक पहुँचता हुआ निफ्टी 20,000 के बेहद करीब, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस, 135 पॉइंट जस्ट बचा है। एक इंटरेस्टिंग चीज थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अगर आज 20,000 हो जाता। अच्छा, किसी को पता है ये फिबोनाची वाले किधर है? एक्सपर्ट सारे बताइए जरा, लाइए। फिबोनाची कौन कौन देखता है जरा एक बार बताइए, चार्ट से, या जो थोड़ा सुनता है, जानता है। हाँ, सब मना तो कोई कर ही नहीं सकते ना, कैसे करेंगे? फिबोनाची के हिसाब से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब है नहीं, हमने बना लिया है। जिस दिन से, आज तो सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन से निफ्टी शुरू हुआ है, अगर आज निफ्टी 20,000 होता तो मालूम है निफ्टी जहां से शुरू हुआ वहां से 20,000 पहुंचने में कितने दिन लगे उसको? एनी आइडिया फिबोनाची वालों? गूगल कर रहे क्या हिमांशु जी आप? कर रहे हैं। हाँ, गूगल में मिलेगा नहीं, ये हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, गूगल में नहीं मिले। 10,000 दिन 10,000 दिन में 20,000 पहुंचा है निफ्टी, ऑलमोस्ट पहुंच गया, मतलब 100 पॉइंट दूर क्या है। मान ले तो आप सोचो
1000 से निफ्टी की जो शुरुआत हुई थी 20,000 तक पहुंचने में निफ्टी ने 10,000 दिन लगाए। यस कुणाल जी, आता है ये फिबोनाची में या इसकी मतलब आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं अनिल जी, देखिए ये तो बिल्कुल आपकी खुद की खोज है अनिल जी, और ये बड़ी खोज है अनिल जी। सुनकर मुझे अच्छा लगा अनिल जी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। और मुझे लगता है अनिल जी, अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो अगले 10,000 दिनों के लिए निफ्टी का लक्ष्य क्या होगा अनिल जी, वो निकालना है आपको। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बताएंगे। तो अनिल जी, ये फिबोनाची के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के बाहर की अनिल जी बात आप हाँ, अगर मतलब 10,000 दिन में निफ्टी 1000 से 20,000 हो सकता है, यानी कितना हुआ? 20 गुना। 20 गुना। 20 गुना। तो अगले 10,000 दिनों में कैसा रहे? 20 गुना 20,000 का 20 गुना। 20,000 का 20 गुना, अब सोचिए 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख कुणाल जी, विल यू एक्सेप्ट इट? अनिल जी, आज आपने लाख रुपए की बात कही है अनिल जी, और वो भी 4 लाख रुपए की बात की है। एब्सोल्युटली। कम से कम वीकेंड अच्छा बीतेगा अनिल जी। ऐसे ही तो मैं दरिया दिल हूँ, ऐसे लाखों की बात मैं ऐसे मुफ्त में कर देता हूँ। कुणाल जी, आप भी क्या याद करेंगे कैसे दिलदार दोस्त से पाला पड़ा था। लीजिए 4 लाख की बात मुफ्त में आपके लिए। ओके, तो ये है आज का एक विशेष आंकड़ा कि 10,000 दिन लगे निफ्टी को 1000 से 20,000 पहुँचने में। ऑलमोस्ट आज मैं 20,000 मान के चल रहा हूँ, 100-125 पॉइंट दूर रहा है। और तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा। चलिए एंजॉय कीजिए वीकेंड। जो दिल्ली वाले हैं घर में छुट्टी मनाएं, मूवी देखने जाएं, मुंबई और आसपास के लोग जो अपनी मर्जी है वो करें, लेकिन हैव फन। अभी देखेंगे 3 घंटा थिएटर हमसे ना हो पाएगा। मैं पिक्चर में खाली फ्लाइट में ही देख सकता हूँ। फ्लाइट पे ना 3 घंटा कैसे? 3 घंटा फिर आने जाने का टाइम, 5 घंटे का पूरा आयोजन है, महा आयोजन पिक्चर देखने। कुणाल जी कुछ सलाह दे रहे हैं, शायद मुझे कुछ राय देना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए आप जैसे लोगों को अनिल जी फिल्मों की हाइलाइट्स देख लेनी चाहिए अनिल जी। जैसे मैचेस की हाइलाइट्स आती हैं, वैसे ही अनिल जी अगर फिल्मों की हाइलाइट्स बन जाएं, आप 5-10 मिनट में पूरी फिल्म देख लें और बाद में उस पर अनिल जी आंसर भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। नहीं, मैच तो मैं लाइव भी देखता हूँ, हाइलाइट्स भी देखता हूँ। मैच तो मैं दोनों देखता हूँ, मैच में प्रॉब्लम नहीं है। मैच के साथ क्या आप दूसरे 10 काम कर सकते हैं। फोन कर लिया, लिख लिया, कुछ पढ़ लिया, 25 चीज़। पिक्चर में तो क्या है, आपको मजबूरी में बैठे रहना है। और पास में अगर कोई आपके जैसे कोई बंसली टाइप बैठ गए तो फिर तो मतलब आप क्या करोगे? देखनी ना, ऑप्शन क्या है? तो इसलिए पिक्चर तो 5 घंटे का आयोजन है भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। तो ये अच्छा, विश्वेश जी कुछ आइडिया दे रहे हैं। विश्वेश जी बताइए। अनिल जी, देखिए मैंने कल मूवी देख ली है ये, और मैं स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहूँगा शाहरुख खान के करियर की बेस्ट मूवी है। आपको अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आ जाएगी। थोड़ा शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अनिल जी, ये मूवी ऐसी बनाई है इन्होंने, शाहरुख जी ने, कि आपको ये टीवी पे देखने की मज़ा नहीं आएगी अनलेस आपको घर पे होम थिएटर है। तो आपका कांदीवली में घर है अनिल जी, वो हाईवे के बाजू में अच्छा वाला सिनेमा है। मेरे हिसाब से आपको टाइम बचा के वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। सो आई पर्सनल रिकमेंड के जाइए। आई थिंक दिस इज अ गुड मूवी टू वॉच। नहीं सर, आपने इतना कहा तो मैं पक्का जाके आऊँगा। टिकट मत भेजिएगा, मैं ले लूँगा, चिंता न करें, अपने समय के हिसाब से। ओके, विश्वेश जी की राय हमेशा अच्छी होती है, चाहे स्टॉक पे हो चाहे मूवीज पे हो। कहना है क्या, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, जय ठक्कर साहब, कुणाल जी वागले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सेठी साहब, हिमांशु जी और विश्वेश जी का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। 19,820 पर निफ्टी बंद होता हुआ 92 पॉइंट की तेजी के साथ 333 66,598 पर बंद होता हुआ सेंसेक्स 66,600 मान लीजिए, और निफ्टी बैंक 278 अंकों पर 45,156 पर। यह है आज का समापन समारोह। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।